हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं शानदार, जबरदस्त और मस्त तरीका से अपना पढ़ाई और रिवीजन कर रहे होंगे। आज का ये चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आना तय है। चाहे आप नीट की बात करो, चाहे आप जेई की बात करो, चाहे आप एडवांस की बात कर लो, चाहे सीयूईटी की बात कर लो या फिर बोर्ड की बात कर लो, कोई भी एग्जाम जिसमें बायोमोलिक्यूल अगर सिलेबस में है तो उससे आपको चैप्टर जरूर, इस चैप्टर से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ एप्लीकेशन बेस्ड ये चैप्टर है, तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने पूरा क्लास 11th और क्लास 12th का ये पूरा जो सीरीज स्टार्ट किया था आज से 1 महीना पहले, आज उसको कंप्लीट कर रहा हूं। ये लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल आज रिकॉर्ड करके आपको दे रहा हूं और आप भी, मुझे उम्मीद है, पूरा सीरीज का फायदा उठाए होंगे। अगर किसी भी चैप्टर में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स का नाम सुने हैं तो सबसे पहले आपको चैनल पे प्लेलिस्ट देखना चाहिए और एक बार कोई वीडियो सॉल्यूशन किसी भी चैप्टर का जाके देखो। हमने जी जान लगा के हर एक चैप्टर पे मेहनत किया है। उसी तरीका से इस चैप्टर में मैं आपको गारंटी बताता हूं, अगर आप आने वाले 1 घंटे मेरे को आप अपना दे दिए तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपको इस सेशन से बाहर किसी भी पेपर में नहीं होगा। आपको मैं दावा कर सकता हूं। बस एक गुजारिश करूंगा, अगर आपके पास टाइम है तो मुन्ना एनसीईआरटी पढ़ लेना और जेई एडवांस वाले बच्चे के लिए मैं अपना एक नोट्स बनाया हूं एडवांस के लिए, वो दे दूंगा। कुछ उसमें एक्स्ट्रा रिएक्शन है, बाकी की सारी चीजें, ये जो हमारा वीडियो सॉल्यूशन है मोर देन सफिशिएंट है जेई मेन के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, बोर्ड के लिए। इससे बाहर कुछ भी नहीं। बायोमोलिक्यूल वन स्टॉप सॉल्यूशन, कुछ भी मत देखो, कहीं का भी वीडियो मत देखो। सिर्फ और सिर्फ अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो उसको पढ़ लीजिए। ये जो हमारा आपको चैप्टर है, इसका जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मैंने हर एक चीज को कवर कर दिया है, हर एक क्वेश्चंस को ले लिया है। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को मस्त तरीका से। कॉपी कलम लेके बैठिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको बनता है आप भी मेरे साथ कीजिएगा। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपको दिख रहा होगा चैनल पे एफर्ट कितना लगा रहा हूं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपका फायदा होगा। कोई भी नोटिफिकेशन किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड आता है तो सबसे पहले जीत शशि चैनल पे ही आपको देखने को मिलता है। स्टार्ट करते हैं। सर, इस चैप्टर में हम लोग क्या कुछ पढ़ेंगे? इस चैप्टर में अगर मैं आपसे बात बोलूं तो हमें आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, जो मेजर पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट में, मोनोसैकेराइड्स, अच्छा कार्बोहाइड्रेट को सैकेराइड्स भी बोलते हैं, इसलिए मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, ये सब टर्म आपको देखने को मिलेंगे। थ्योरेटिकल टर्म है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लोगे सारा का सारा चीजें क्लियर होगा। मोनो मतलब एक, अगर कार्बोहाइड्रेट एक हो तो मोनो कार्बोहाइड्रेट, अगर मोनोसैकेराइड्स जिसको बोलते हैं, अगर दो, अगर मान लो कोई एक कार्बोहाइड्रेट को अगर हम ब्रेक करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, अगर दो हमारा मोलिक्यूल 2 यूनिट अगर बनता है उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स बोलते हैं 2 से 10 यूनिट में। पॉलीसैकेराइड्स मतलब मोर देन 2 को पॉलीसैकेराइड्स बोल देते हैं। तो ये सब सारी छोटी छोटी चीजें हैं जिसमें से हमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सा पढ़ना है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के दोनों मोनोसैकेराइड्स है। सुक्रोज हमारा पॉलीसैकेराइड्स है, सेलुलोज हमारा पॉलीसैकेराइड्स है, सॉरी सुक्रोज हमारा डाइसैकेराइड्स है। ये दोनों, ये हमारा क्या है? पॉलीसैकेराइड्स। इसके नीचे पी लिख दे रहा हूं, ये भी हमारा पॉलीसैकेराइड्स है। माल्टोज, लैक्टोज और ये जो हमारा तीनों लिखा हूं ये हमारा क्या है? डाइसैकेराइड्स है। इसके नीचे डी लिख दे रहा हूं, ये डाइसैकेराइड्स है, ये दोनों मोनोसैकेराइड्स है, ये दोनों पॉलीसैकेराइड्स है। जो हमारे सिलेबस में इससे बाहर कुछ भी आपको नहीं पूछेगा। वो गैलेक्टोज वगैरह भी हमारा मोनोसैकेराइड्स है, बट उसका क्वेश्चन नहीं आता आपका, इसका ही क्वेश्चन आपको पेपर में दिखेगा। एमिनो एसिड में प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एंजाइम्स के बारे में कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस मिल जाएगा आपको। विटामिन में जो हमारा टेबल दिया है, जो विटामिन में हमारा टेबल दिया, वो टेबल बड़ी इंपॉर्टेंट है, उस टेबल को याद रख लेना। 2 टेबल है पूरा हमारा बायोमोलिक्यूल में, एक विटामिन वाला टेबल, एक अमीनो एसिड वाला टेबल, एसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। वो दोनों टेबल को ना आप जहां पढ़ते हो वहां पे चिपका लो। पेपर से 1 दिन पहले, जो भी पेपर देने जाना 1 दिन पहले, मतलब इंस्टेंट पहले, 2 घंटा 3 घंटा पहले एक बार उसको देख के चले जाना। और पेपर में सबसे पहले केमिस्ट्री का बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन ढूंढ के करो। आपके बायोमोलिक्यूल हमेशा 4 मार्क्स कन्फर्म देके जाएंगे। ये तरीका बता दिया कैसे सही करोगे, तो वो दोनों टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। विटामिन में फैट सोल्यूबल विटामिन, वाटर सोल्यूबल विटामिन, पूरा चर्चा करेंगे, परेशान मत हो। डीएनए आरएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए आरएनए में किस तरीका के बेसेज होते हैं, पूरा हम लोग इस चैप्टर में डिटेल तरीका से डिस्कस कर रहे होंगे। बस मात्र मुझे 1 घंटा दे दो। वीडियो को 2x पे देखोगे तो 40 से 45 मिनट में हो जाएगा। अगर नॉर्मल स्पीड में भी देखोगे तो कोशिश करूंगा मैं 1 घंटा से 20 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट के अंदर इस चैप्टर को पूरा डिटेल तरीका से आपके सामने प्रस्तुत करूं, फिनिश करूं। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे? अगर मैं सबसे पहला क्वेश्चन की बात करूं, कहना चाह रहा है ग्लाइकोजन, ग्लूकोज नहीं है, ग्लाइकोजन बता रहा है
इज अ ब्रांच चेन पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अब देखो अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है। साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की बात करूं, एक होता है ओपन चेन स्ट्रक्चर, बट मैं आपको बताऊं रियल में देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो ग्लूकोज होता है ना वो हमारा साइक्लिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। तो तुम बोलोगे सर ओपन स्ट्रक्चर क्यों दिया होता है बुक में? मुन्ना ओपन स्ट्रक्चर इसीलिए दिया होता है कि कभी भी हमारा मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में आता है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है। अरे साइकिल ब्रेक हुआ तो हमारा ओपन ही तो रिंग ही तो बनेगा, ओपन चेन ही तो बनेगा, रिंग ब्रेक होगा तो ओपन ही तो बनेगा। अरे हाँ सर, तो इसीलिए हमारा ओपन स्ट्रक्चर कहीं कहीं पर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, बट 99% में या 99% जो पाया जाता है ग्लूकोज हमारा वो साइक्लिक फॉर्म में पाया जाता है। ये बात को ध्यान रखना, जो मैंने बोला आपको इंपॉर्टेंट आएगा, आगे क्वेश्चंस भी है। अब कहना चाह रहा अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट इन विच चैन इज फॉर्म्ड बाय C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अल्फा डी हम बनाना जा रहे हैं, ठीक है मुन्ना? अल्फा डी देखो बनाना चाह रहे हैं, कैसे बनाएंगे मैं आपको ट्रिक भी बता देता हूं ताकि आपको कुछ ध्यान रखने की जरूरत ना पड़े, हर एक चीज आपको याद रहे। देखो देखो मुन्ना, मैं आपको कैसे बना रहा हूं इस बात की बात समझो। पहले अल्फा डी ग्लूकोज हम बना रहे हैं, ठीक है? पहले हम अल्फा डी ग्लूकोज बना दे रहे हैं ताकि आपको पता रहे कि अल्फा डी ग्लूकोज आएगा तो उसको हम कैसे बनाते हैं। देखो मैं आपको पहले समझा देता हूं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है बहुत कायदे से। इधर देखो स्क्रीन की तरफ, इधर देखो, इधर देखो। मैंने बोला अगर इधर हो OH, इधर हो OH, इधर हो H, इधर हो OH, इधर हो C2H5, याद रहेगा? अरे OH OH HOH इसको बोलते हैं। अच्छा सर यहां पर ऊपर में कुछ नहीं है तो H जाएगा, यहां पर इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो H जाएगा, यहां पर H है तो OH चला जाएगा, यहां पर इसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। क्या बोलते हैं मुन्ना? अल्फा डी ग्लूकोज। क्या ये बात चमका? अगर बात चमका तो एक बार यार प्यार से बोल देना हाँ यार मजा आ जाएगा। मैंने बोला जो ये समझाया ये चमका। अच्छा सर अगर मान लो ये ग्लूकोज मुन्ना, अगर ये ग्लूकोज जो है ये OH वाला जो है अगर ये यहां चला जाए और H नीचे आ जाए तो उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। अरे नहीं चमका। मैंने बोला अगर मान लो इस OH को यहां से हटाओ और यहां पर लगाओ, OH को अगर तुम यहां पर लगा देते हो और H यहां पर लगा देते हो तो ये अल्फा से बन जाएगा बीटा डी ग्लूकोज। चमका मैं क्या बोला? अगर OH ऊपर की तरफ हो तो उसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज। और अगर मान लो जो ये स्ट्रक्चर बनाए थे मुन्ना, जो ये स्ट्रक्चर बनाए थे, कौन सा स्ट्रक्चर, अगर OH नीचे की तरफ हो तो उसको बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा बीटा समझ में आया? इस दोनों अल्फा बीटा को हम बोलते हैं एपीमर। जो अल्फा बीटा फॉर्म जो है ना ग्लूकोज का, दो फॉर्म, एक अल्फा फॉर्म एक बीटा फॉर्म, इसको बोलते हैं एपीमर। क्या बोलते हैं? एपीमर, ठीक है? अब मुन्ना मेरे बातों को बड़ी ध्यान से बताना और बड़ी ध्यान से सोचना। मैंने बोला ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है? बीटा डी ग्लूकोज तुमसे कोई पूछेगा तुम बता दोगे। अच्छा सर हमको क्वेश्चन में क्या कह रहा है? C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। देखो C1C4 क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल तरीका से बात करूं। इसको बोलते हैं 1 नंबर कार्बन, इसको बोलते हैं 2 नंबर कार्बन, इसको बोलते हैं 3 नंबर कार्बन, इसको बोलते हैं 5 नंबर कार्बन, इसको बोलते हैं 6 नंबर कार्बन। कोई समस्या वाली बात? मैंने आपको अल्फा डी ग्लूकोज में नंबरिंग कैसे करते हैं वो भी सिखा दिया। समस्या नहीं? समस्या सर यहां से क्यों स्टार्ट किए? क्योंकि भैया ये वाला जो बॉन्ड है ना CO CHO, अरे यार CHO ग्रुप जो ओपन स्ट्रक्चर अगर आप देखे होगे कहीं जगह हो तो मैं ओपन स्ट्रक्चर भी बना दूं तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। तुम बोलोगे सर इतना डिटेल तरीका से आप पढ़ा दोगे तो सर मजा ही आ जाएगा ना। मैंने बोला अरे यार तुम पढ़ो और मैं ना पढ़ाऊं, ऐसे कैसे हो सकता है? देखो देखो मुन्ना, मैं अल्फा डी बीटा डी बनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझो। ओपन स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं, ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना, बहुत ही ध्यान से समझना। यहां क्या है? CH2OH। फिर से देखो OH OH H OH CHO, इधर H, इधर OH, इधर H H। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना मुन्ना ये ओपन स्ट्रक्चर है। ओपन स्ट्रक्चर किसका मुन्ना? ग्लूकोज का। किसका? ग्लूकोज का। समझने में कोई दिक्कत वाली बात? और यहां से जो बॉन्ड बनता है, अरे यार H2O बाहर जाता है यहां से O और यहां से ये वाला बॉन्ड बनाता है तो ये साइक्लिक ग्लूकोज बना रहा होता है। अगर मान लो OH इधर हो तो इसको बोलते हैं अल्फा, अगर इधर हो तो इसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज, जो मैंने आपको यहां पर कॉन्सेप्ट समझाया। अभी तक क्वेश्चन पे नहीं आया है, अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, आपको क्लैरिटी पूरा अच्छे से मिले। अब देखो हमें कह रहा था C1C4 ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो यहां पर मुझे बनाना पड़ेगा, यहां पर मुझे मुन्ना बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? C1C4 लिंकेज। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आप इन चीजों को बहुत कायदे से समझना, ठीक है? बहुत कायदे से समझना, बहुत ही कायदे से समझना। देखो मैंने बोला OH 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 OH, यहां पर H, यहां पर OH और यहां पर आ जाएगा मुन्ना क्या? CH2OH। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। यहां पर भी आ जाएगा CH2OH, ठीक है मुन्ना? यहां पर OH इसका वाला चला गया तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा H और यहां पर आ जाएगा OH, ठीक है? अब मैं अभी पहले मेरे को स्ट्रक्चर बनाने दो, फिर मैं पूरा
जो भी है ना आपको क्वेश्चन में डाउट है और C1 C6 दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। आप परेशान मत होना मुन्ना, आप परेशान मत होना, प्लीज रुक जाओ, बस मेरे को 1 सेकेंड दे दो। मैं स्ट्रक्चर इसीलिए बना दे रहा हूं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। बस 1 सेकेंड दे दो मेरे को, बस 1 सेकेंड। देखो मैंने लगभग स्ट्रक्चर पूरा बना लिया, अब मेरे को बस OH OH डालना है। इसमें मैंने पूरा डाल दिया, इसमें भी डाल दिया। अब देखो यहां पर क्या आएगा, यहां पर आता है मुन्ना, यहां पर आता है O, इधर बॉन्ड फ्री होता है, ठीक है। इसका भी बॉन्ड को अभी हम फ्री कर देंगे, अगर यहां पर इस H को हटाएंगे तो ये वाला बॉन्ड फ्री हो जाएगा, इधर O इधर बॉन्ड फ्री। मैंने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया है। यहां पर OH, यहां पर H, यहां पर क्या हो जाएगा मुन्ना, CH2OH, ठीक है। इधर जुड़ता चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा OH, इधर हो जाएगा क्या H। अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, नंबरिंग सर क्या होगा, इधर करेंगे 1, इधर करेंगे 2, इधर करेंगे 3, इधर करेंगे 4। ये हमारा जो ये वाला लिंकेज है ना, इसी को बोलते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। समझा? अरे चमका, मैंने क्या बोला, ये वाला जो लिंकेज होता है ना, ये वाला लिंकेज को ही बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब देखो यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। अब ध्यान से समझना, यहां पर सर एक लिंकेज इधर है, सर एक लिंकेज हमारा इधर है, तो ये लिंकेज है, ये लिंकेज कौन सा है मुन्ना, अरे ये कार्बन का C1 कार्बन और ये कार्बन का देखो C6 कार्बन, नहीं चमका, यहां कार्बन का सर C1 कार्बन और इस कार्बन का C4 कार्बन। तो C1 C4 और C1 C6 से जो ये कंपाउंड बना, इसको बोलते हैं ग्लाइकोजन। ये जो कंपाउंड बना ना, अभी तक जो हम ये राम कहानी आपके सामने बनाने की कोशिश कर रहे थे, जैसा क्वेश्चन में दिया था, ये क्या बना, ग्लाइकोजन। ये क्या बना, ग्लाइकोजन, जो दिया हुआ है यहां पर। अब ग्लाइकोन जिंकन देखो, यहां पर लीनियर चेन भी है और नीचे भी है, तो यानी ब्रांच्ड चेन है। ये क्या है, ब्रांच्ड हमारा पॉलीमर है, ये लीनियर पॉलीमर नहीं है। देखो यार ये एक लाइन में इधर भी चल रहा है, देखो ना यार इधर की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं इसको आके यहां से हटाऊं, अगर मुन्ना मैं तुम्हें इसको यहां से हटा के दिखाऊं, यहां पर ये ओपन इधर की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, ये देखो इधर की तरफ बढ़ रहा है, तो ये नीचे भी बढ़ रहा है और फिर से वो C1 C4, अरे ये वाला यहां पर C1 C4 हमारा लीनियर हो रहा है और ब्रांच में नीचे की तरफ बढ़ रहा है C1 C6, तो ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको बताया। अच्छा, स्टार्च का 2 हमारे पार्ट होते हैं, स्टार्च के हमारे मुन्ना 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। और अगर वहां पर आप पढ़ोगे ना, स्टार्च में 2 होते हैं, एक होते हैं, अगर एनसीईआरटी थोड़ा भी पढ़ोगे तो ठीक, नहीं पढ़ोगे तो मैं बता देता हूं, स्टार्च का 2 पार्ट होता है। स्टार्च जो होता है ना मुन्ना, वो 2 पार्ट को रखता है, एक रखता है मतलब एमाइलोज, क्या रखता है मुन्ना, एक रखता है एमाइलोज और दूसरा रखता है एमाइलोपेक्टिन। क्या बोला, एक क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बस ध्यान से समझते चलो। मैं जो पढ़ाता हूं ना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको मोर देन सफिशिएंट होगा, बट ध्यान से समझते चलो। ये जो होता है, ये लीनियर पॉलीमर होता है, लीनियर पॉलीमर किसका, ग्लूकोज का लीनियर पॉलीमर, ठीक है मुन्ना। और ये क्या होता है मुन्ना, ब्रांच्ड होता है, और ये कुछ और नहीं, ये होता है हमारा सेम जो ये बनाया हूं ना, सेम इसी तरीका से एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर होता है। मैंने यहां पर एमाइलोज लिख दिया है, ये हमारा क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन। ये क्या होगा, एमाइलोपेक्टिन। ये क्या होगा मुन्ना, एमाइलोपेक्टिन। कोई दिक्कत वाली बात, एमाइलोपेक्टिन का ब्रांच पॉलीमर होता है, एमाइलोज का लीनियर पॉलीमर होता है। तो इसमें से कह रहा था कि स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइकोजन इज सिमिलर टू, किसकी तरीका से सिमिलर होगा भैया, ये लीनियर स्ट्रक्चर। एमाइलोपेक्टिन बिल्कुल हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, सेल्यूलोज हमारा लीनियर स्ट्रक्चर होता है, नीचे की तरफ चैन बनता है, ग्लूकोज तो हमारा मोनोसैकेराइड है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या, हर एक चीज क्लियर हुआ। दिस वन इज ओपन चैन, सॉरी दिस वन इज क्लोज चैन अल्फा डी ग्लूकोज, दिस वन इज ओपन चैन ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज कहां होगा सर, OH ऊपर चला जाएगा। सर ग्लूकोज का अगर हम ब्रांच चैन लेते हैं, ब्रांच पॉलीमर बनाते हैं, तो उसको ग्लाइकोजन कहते हैं। सर इसी ग्लाइकोन का स्ट्रक्चर सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल डिटो स्ट्रक्चर होता है, किसका, एमाइलोपेक्टिन की तरह। हमको क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ग्लाइकोजन बनता है, C1 C4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और C1 C6 से बनता है, तो ऐसे इन चारों में से किसका स्ट्रक्चर होगा, एमाइलोपेक्टिन का होगा, क्योंकि ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। एमाइलोज भैया लीनियर पॉलीमर होता है, ग्लूकोज भी लीनियर पॉलीमर होता है, मतलब सेल्यूलोज भी लीनियर पॉलीमर होता है ग्लूकोज का, और बीटा लिंकेज होता है इसके बीच में, सेल्यूलोज के बीच में बीटा ग्लाइकोज लेते हैं, ठीक है, बीटा ग्लूकोज लेते हैं। और ग्लूकोज तो हमारा पता ही है मोनोसैकेराइड से। क्लियर हुआ, जो मैंने बताया एनसीईआरटी में हर एक चीज दिया हुआ है। आपको ये लेक्चर के बाद में अगर मन करे ना तसल्ली के लिए, तो एक बार बस एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी कहता हूं। समझ में आ गया पहला क्वेश्चन, तो स्क्रीन पे आ गया अगला क्वेश्चन। Which of the following polymer is stored in liver of animals? अभी जो मैं पढ़ा ना भैया मुन्ना, अगर मैं आपको अभी बताऊं, अभी मैंने पढ़ा था कि इनमें से कौन सा जो हमारा पॉलीमर है, पॉलीमर कौन कौन था, एमाइलोज था, क्या था, अभी मैंने बताया था एमाइलोज क्या था,
एमाइलोज क्या था मेरे भैया, ये लीनियर पॉलीमर था। ये क्या था, लीनियर पॉलीमर, हाँ या ना, ये लीनियर पॉलीमर क्या था, लीनियर पॉलीमर, हाँ या ना। वहीं अगर मैं बात करूं सेल्यूलोज क्या था, सेल्यूलोज क्या था हमारा, सेल्यूलोज भी हमारा पॉलीमर था, बट ये भी लीनियर पॉलीमर था बीटा डी ग्लूकोज का। सेल्यूलोज भी हमारा क्या था, बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का क्या था भैया, लीनियर पॉलीमर था, हाँ या ना, हाँ या ना। जो बताया हूं मैं पिछला अभी स्लाइड में। देखो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, जो एमाइलोपेक्टिन, क्या बोल रहा हूं, एमाइलोपेक्टिन, जिसका स्ट्रक्चर मैंने अभी बताया था किसकी तरीका से होता है, ग्लाइकोजेन की तरह होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एनिमल स्टार्च। क्या बोलते हैं, अरे स्टार्च का मैंने 2 फॉर्म बताया था, देखो ना, स्टार्च का 2 फॉर्म, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। तो जो एमाइलोपेक्टिन होता है ना, इसी को बोलते हैं एनिमल क्या 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 क्या, एनिमल स्टार्च इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिमल स्टार्च, जो कि हमारा इंसानों के कहां पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है। इंसानों के कहां पाया जाता है मुन्ना, इंसानों के कहां पाया जाता है, लीवर में पाया जाता है, समझ में आया, ब्रेन में पाया जाता है, मसल में पाया जाता है, समझ में आया, मसल्स में पाया जाता है। तो इसको कौन सा कौन सा कौन सा स्टार्च, सर एमाइलोपेक्टिन जो होता है ना, जिसको हम एनिमल स्टार्च भी बोलते हैं, और के नाम से आ जाएगा, जिसका हमारे शरीर में उपयोग होता है लीवर और मसल्स में हमारा, ये आता है कौन सा, एमाइलोपेक्टिन, समझ में आया। तो इनमें से कौन सा पॉलीमर है जिसको स्टोर किया जाता है लीवर ऑफ एनिमल में। तो अब आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, अब आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं होगी, अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होगा। सॉरी, एमाइलोपेक्टिन बोलता हूं, यहां पर मैंने एमाइलोपेक्टिन बता दिया। ये जो हमारे एमाइलोपेक्टिन को स्टार्च तो नहीं बोलते हैं, ग्लाइकोजन, अरे ग्लूकोज नहीं सुने हो कि तुम्हारे बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ गया है, ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन ये वाला बताए थे ना, ये ग्लूकोज का ही फॉर्म है, जो हमारे लीवर में स्टोर हो जाता है, एनिमल स्टार्च जिसको बोलते हैं, ठीक है, जो कि एनिमल के मतलब इंसान के लीवर और मसल्स में पाया जाता है, कौन सा, ग्लाइकोजन। तो आंसर क्या हो गया, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ज्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करना। ग्लाइकोजन जो होता है वो एनिमल स्टार्च जिसको बोलते हैं, वो इंसानों के लीवर में, मतलब एनिमल के लीवर और मसल्स में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद रखेंगे, डिटो आ सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने कह रहा है, सुक्रोज कैन सुगर इज अ डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड मतलब जब किसी भी डाइसेक्राइड्स, मतलब ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसमें 2 मोनोसेक्राइड्स यूनिट से मिलकर बना होता है, जब इसको हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 मोनोसेक्राइड्स देखने को मिलेगा। कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स, क्या देगा, क्या देगा भैया, क्या देगा। ये देखो, आपको मैंने एनसीईआरटी का, ये एनसीईआरटी का स्निप लगा दिया है ताकि आपको पूरा फील हो। देखो ये क्या था, यहां पर ओएच था, जो यही ओएच गया, तो ये क्या था, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। मैंने अभी आपको समझाया, अरे यार अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर अभी तो बनाना सिखाया, देखो ना, अल्फा डी ग्लूकोज ये वाला यहां वाला हो जाता है। अच्छा यहां पर देखो सर, ये क्या है, ये फ्रक्टोज है, 5 कार्बन का जो रिंग होता है उसको फ्रक्टोज बनता है, क्योंकि फ्यूरॉन से बना हुआ है। फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा मुन्ना, अरे फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ये किसका स्ट्रक्चर होता है, ये होता है फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर, समझ रहे हो। तो फ्यूरॉन से बना है, क्या बना है, फ्यूरॉन से हमारा बना है फ्यूरेनोज, फ्यूरॉन से बना है फ्यूरेनोज, ठीक है। तो यहां पर बीटा डी ग्लूकोज क्यों, बीटा डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि ध्यान से समझेंगे, बीटा डी ग्लूकोज क्यों, क्योंकि ध्यान से समझेंगे मुन्ना। यहां पर अगर आप गौर से देखोगे तो ये कार्बन का यहां पर बीटा डी ग्लूकोज सेम जिस तरीका से अल्फा डी पढ़े थे उसी तरीका से फ्रक्टोज में बीटा अल्फा होता है। यहां पर ये वाला कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है, ये वाला कार्बन 1, अरे यार ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन, यहां पहला ही कार्बन अल्फा कार्बन था, ये वाला कार्बन बीटा कार्बन, बगल वाला कार्बन गामा कार्बन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बीटा कार्बन पे क्या आ रहा है, डी ग्लूकोज है, क्योंकि इसका भी OH नीचे की तरफ है। सर यहां पर अल्फा कार्बन क्यों, क्योंकि पहला ही कार्बन है, हर एक चीज को समझो। सर दोनों जब जुड़ता है तो हमारा क्या बना लेता है, सुक्रोज बनाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मैंने बताया, ये बॉन्ड टूटता है यहां से, सर इसकी तरफ H जाएगा, इसकी तरफ OH जाएगा, और हमारा ये बन जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज, ये बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज, कब, जब हाइड्रोलाइज कराएंगे। तो अब हमें क्या कह रहा है कि सुक्रोज को जब हम हाइड्रोलाइज कराएंगे तो क्या बनेगा, ये मॉलिक्यूल क्या बन रहा होगा, अल्फा डी ग्लूकोज, और ये मॉलिक्यूल बीटा डी फ्रक्टोज, अल्फा बीटा है नहीं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट। कोई डाउट, कहीं से भी कोई डाउट, मैंने बोला ना आपको, जो बता रहा हूं ना इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलेगा। एनसीईआरटी बाय मॉलिक्यूल मोर देन सफिशिएंट है, जो ये क्वेश्चन करा रहा हूं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो, एनसीईआरटी को एक बार रीड कर लो, शॉर्ट नोट्स दे दूंगा, आपसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। आगे बढ़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर रिप्रेजेंट, बोल रहा है एनोमर। एनोमर क्या होता है, देखो सबसे पहले मैं अगर बताऊं, अल्फा डी और बीटा डी जो फॉर्म होता है ना, अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है मुन्ना, एंड अगर मैं आपसे बोलूं बीटा डी ग्लूकोज,
ये दोनों जो होते हैं ना, अगर मैं आपसे बोलूं मुन्ना, ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं मुन्ना, ये दोनों होते हैं सर, ये दोनों होते हैं स्टीरियो आइसोमर। क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर। क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर्स। हाँ या ना सर? स्टीरियो आइसोमर्स तो होते हैं किस तरीका के स्टीरियो आइसोमर? तो ये होते हैं डाई स्टीरियो आइसोमर, डाई स्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स, डाई स्टीरियोमर्स। हाँ या ना सर? किस तरीका के डाई स्टीरियोमर्स होते हैं? तो मैंने बोला मुन्ना ये दोनों होते हैं एपीमर। ये दोनों क्या होते हैं? एपीमर होते हैं। सर किस तरीका के एपीमर होते हैं? सर C1 के कोरस्पॉन्डिंग सर यहाँ का ओरिएंटेशन डिफरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं एनोमर। क्या बोलते हैं? एनोमर। तो कोई तुमसे पूछे कि अल्फा डी बीटा डी ग्लूकोज में ये जो लिंक बताऊं ना, तुमको बताना क्या है? पूरा ये कहानी बोलना वैसे ही होगा जैसे कोई तुम्हें पूछे कि ये बताओ घर से बाहर कोई आया है इंसान, तुम बाहर निकले, तुम देखे तुम्हारा चाचा आया था, तुम्हारे पापा पूछे बेटा कौन आया है, तो तुम बोलोगे एक इंसान आया है। ये वैसा ही बात होगा जैसे बोलना कि सर अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज के बीच में स्टीरियो आइसोमर का रिलेशन है। बेटा तुम बोलोगे ना अपने पापा को कि सर पापा जो गेट के बाहर आदमी है वो कोई इंसान नहीं है, कोई ह्यूमन नहीं है, वो हमारे छोटे अंकल है। स्पेसिफिक आपको बताना पड़ेगा कि एनोमर है। तो जब कोई अल्फा डी और बीटा डी के बीच में आपसे रिलेशन पूछे तो आप एनोमर ही बताइएगा। समझ में आया? समझ में आया? इपीमर क्या होते हैं? किसी भी C1 कार्बन कोरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग अगर हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट हो तो उसको एपीमर बोलते हैं। बट अगर C1 कोरस्पॉन्डिंग, C1 कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो? चेंज हो। C1 कोरस्पॉन्डिंग के कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज हो तो उसको एनोमर बोलते हैं। अगर किसी भी के कार्बन के कोरस्पॉन्डिंग अगर हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो तो उसको एपीमर बोलते हैं। अब बोलता था एनोमर कौन है? अब देखो एनोमर के लिए यहां पर हमारा नंबरिंग तुमको पता है। अरे मुन्ना नंबरिंग पता है, इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, इधर भी नंबरिंग 1। अरे मुन्ना हाँ या ना? 1 2 3 4 5 6। सर 1 कार्बन पे डिफरेंट नहीं है, ये तो होगा नहीं। मैंने बोला ना C1 कार्बन पे जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए वो डिफरेंट हो जाना चाहिए, उसी को बोलेंगे हम क्या? एनोमर। और किसी कार्बन पे डिफरेंट होगा तो उसको हम बोलेंगे एपीमर। नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। ये दोनों एपीमर हो सकता है बट नॉट एनोमर। सर यहां पर भी 1 2 3। अच्छा यहां से नंबरिंग क्यों कर रहे हैं? अरे मुन्ना अल्कोहल और एल्डिहाइड में किसका सर ज्यादा प्रायोरिटी? अल्कोहल का नहीं, एल्डिहाइड का ज्यादा प्रायोरिटी, इसीलिए नंबरिंग वहां से स्टार्ट करेंगे। सर ये दोनों भी हमारे सर C1 कार्बन पर सेम है तो ये दोनों भी हमारा एनोमर तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर। यहां पर नंबरिंग यहीं से स्टार्ट होगा, मजबूरी है क्योंकि दूसरा ये वाला जो कार्बन था ना CH वाला वो रिंग में चला गया। अरे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ये 5 कार्बन ये 6 कार्बन। C1 कार्बन पर यहां पर OH है, यहां पर देखो 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6। मेरे मुन्ना ध्यान से देखो, अरे इधर H है, इधर यहां पर OH है सर, डिफरेंट आ गया कॉन्फ़िगरेशन C1 के कोरस्पॉन्डिंग। सर इसी को हम क्या बोलेंगे मुन्ना? ये दोनों एक दूसरे के क्या है मुन्ना? एनोमर्स है। नहीं समझ में आया? अरे नहीं समझ में आया? सर यहां पर देख लेंगे सर C1 कोरस्पॉन्डिंग के, सर C1 तो डिफरेंट है, सर C1 तो डिफरेंट है, सर C2 भी डिफरेंट हो गया। अरे यार यहां पर ओनली एक चीज और लगा देता हूं यहां पर और अच्छा से रहेगा, ओनली C1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन चेंज, उसी को एनोमर बोलेंगे। इसके अलावा यहां पर क्या था मुन्ना? यहां पर C1 एंड C2 बोथ कॉन्फ़िगरेशन चेंज, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया मुन्ना? चेंज हो गया, इसीलिए इसको एनोमर बोलना पाप होगा, पाप का भागीदार हम बन जाएंगे। क्या क्वेश्चन समझ में आया? क्या इसको एपीमर बोल सकते हैं? हाँ। क्या इसको डायस्ट्रीमर बोल सकते हैं? हाँ। क्या इसको स्टीरियोमर बोल सकते हैं? हाँ। क्या इसको एनोमर बोल सकते हैं? नहीं। क्या इसको एपीमर बोल सकते हैं? हाँ। क्या इसको एनोमर बोल सकते हैं? हाँ। क्या इसको एपीमर बोल सकते हैं? हाँ। क्या इसको डायस्ट्रीमर बोल सकते हैं? हाँ। क्या इसको स्टीरियोमर बोल सकते हैं? हाँ। अरे तुम्हारे छोटे चाचा इंसान भी होंगे, अरे मुन्ना एक मनुष्य भी होंगे, अरे हाँ मुन्ना। नहीं समझ में आया? तो आपको जो ये बताया हूं ना, हर एक चीजें बताते चल रहा हूं, कोई एनसीईआरटी एग्जाम्पल इतना डिटेल से नहीं कराऊंगा, दावा ठोक के बोलता हूं क्योंकि मेहनत करके आता हूं, आपको दिखेगा। हर एक एनसीईआरटी का लाइन पढ़ के आता हूं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है उसको बताता हूं, डिटेल लेक्चर करवाता हूं, ताकि बच्चा को इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका गलती ना हो, उसका मिस्टेक ना हो। अगला क्वेश्चन पे बढ़े। बिल्कुल सर, अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन और फाउंड टू बी। अब देखो अभी तक कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन था, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा, अल्फा एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन। अल्फा एमिनो एसिड से क्या बनता है? पेप्टाइड लिंकेज होता है प्रोटीन बनने के लिए, ठीक है। कह रहा है प्रोटीन और फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। देखो प्रोटीन का ना डिफरेंट फेज होते हैं, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, फिर होता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फिर होता है टर्सरी स्ट्रक्चर, फिर होता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा होता है, क्वाटरनरी में थोड़ा टेढ़ा होता है, हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर। टर्सरी में भैया बहुत ज्यादा घोचपोच हो जाता है, और क्वाटरनरी में तो मत ही पूछो, कुछ भी नहीं दिखता है क्लियरली, समझ रहे हो ना। तो प्रोटीन का डिफरेंट फेज होता है, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है और आप बिल्कुल पढ़े होगे, आपको दिखा होगा। अब क्या कह रहा है, वहां पर जो अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर होता है
है तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता है वो स्टेबलाइज होता है कौन सा बॉन्ड के कारण? उसके बीच में अल्फा हेलिक्स के बीच में जो बॉन्ड होता है भैया, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ और एनएच के बीच में, क्या बोला क्या बोला क्या बोला सर? सी डबल बॉन्ड ओ और हमारा मुन्ना एन, यहां पर सर एच होता है, इसके बीच में सर यहां पर बॉन्ड बन रहा होता है, इसको सर कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? अरे गरीब मेरे बालक एवं बालिकाओं, अच्छा गरीब बोलने से नाराज मत होना, गरीब बोलने से मेरा मैंने कहने का मतलब होता है कि पढ़ाई के मामले में गरीब हो। अरे फाइनेंशियली तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए मोर देन सफिशिएंट चीजें दे रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं इस दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड दिख रहा है? तुम बोलोगे सर एच बॉन्ड दिख रहा है। एच बॉन्ड को प्यार से क्या बोलते थे सर? हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते थे। अरे घर में तुम्हारा नाम होता है, जैसे मेरा नाम है शशिकांत, मेरे को लोग पता नहीं क्या शशि तो कभी कुछ बोलते रहता है, बहुत शॉर्ट नाम कर देता है लंबा नाम को, हाँ या ना? मुन्ना होता है, मुन्नी बोल देता है, ऐसे छोटे नाम होता है। उसी तरीका से हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एच बॉन्डिंग बोल देते हैं। घटिया मजाक था बट था। तो सी डबल बॉन्ड और एनएच के बीच में जो हमारा सर वहां पर बॉन्ड बन रहा होता है, उसके बीच में जो हमारा यहां पर इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, किस तरीका का बॉन्ड होता है? देखो एनसीईआरटी का स्निप है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का यहां का क्लियर लिखा हुआ है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिफर टू द शेप ऑफ विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड अल्फा एमिनो एसिड के जो कंडेंसेशन से बॉन्ड बनता है उसको पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, कैन एग्जिस्ट, दे आर फाउंड टू बी एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विजुअलाइजेशन, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट ऑफ स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर अराइजेस ड्यू टू द regular folding of backbone of polypeptide chain due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding, due to hydrogen bonding between, जहां जहां बताया हूं वहीं वहीं किस किस के बीच में सी डबल बॉन्ड ओ एनएच के बीच में हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, तो सी डबल बॉन्ड ओ का नीचे वाला ओ और एच, इसका एनएच का ऊपर वाला एच। अरे एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, देखे होगे, समझ में आया क्या हो गया सर आंसर? इसका आंसर हो गया हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या क्रिस्टल चमक रहा है? इसमें जो भी हमारा प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में सिर्फ और एक ही तरीका का बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, और किसी तरीका का बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। आगे बढ़ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इन डाइसैकेराइड्स, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इन डाइसैकेराइड्स इफ द रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ मोनोसैकेराइड्स एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप आर बॉन्डेड। अब देखो मेरी बातों को ध्यान से समझो मुन्ना, मैं क्या बोला? अरे मैं कुछ नहीं बोल सकता हूं, जो बोलेगा तो ये क्वेश्चन बोलेगा। मैं बोल रहा हूं अगर कभी तुम्हें OH OH H OH, ठीक है, यहां पर क्या आ गया CH2OH दिखा, ये कौन सा स्ट्रक्चर है सर? सर ये कौन सा स्ट्रक्चर है सर? ये अल्फा डी ग्लूकोज, क्या मुन्ना? अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है मुन्ना? अरे हाँ या ना? अच्छा कोई बोलेगा सर यहां पर क्या? अरे OH होगा, अरे यहां पर क्या होगा? H होगा, अरे यहां पर क्या होगा? H होगा, अरे यहां पर क्या होगा? H होगा। अच्छा सर इस कार्बन से देखो, सर इस कार्बन से हमारा यहां पर OH जुड़ा हुआ है, हाँ या ना? अरे नहीं जुड़ा हुआ है, ध्यान से देखना। और यही कार्बन से सर OR जुड़ा हुआ, मतलब सर एक ही कार्बन से अगर हमको OH भी जुड़ा हो और अगर OR जुड़ा हो तो इसको क्या बोलते थे? अरे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाया गया होगा, क्या बोलते थे मुन्ना? हेमी एसिटल नाम का कोई चीज बोलते थे, बोलो हाँ या ना? क्या ये कॉन्सेप्ट तुमको पता है? अरे पता है या नहीं पता है? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोल दो ना मुन्ना। सर हेमी एसिटल बोलते थे, और हेमी एसिटल ग्रुप ही होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है रिड्यूसिंग नेचर के लिए। किसके लिए? रिड्यूसिंग नेचर के लिए। तो कहीं पर अगर कार्बन में, अगर यहां पर देखो, यहां O से OH जुड़ा हुआ है, O से OR जुड़ा हुआ है, तो बिल्कुल ये क्या होगा सर? ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। क्या होगा मुन्ना? ग्लूकोज इज अ रिड्यूसिंग शुगर, हाँ या ना? अगर मान लो ये ग्रुप, अगर COOH वाला ग्रुप अगर हट जाए तो वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। हमको अगर मान लो एक ही कार्बन से, मुन्ना क्या बोल रहा हूं, एक ही कार्बन से अगर OR ग्रुप लग जाएगा, एसिटल बन जाएगा, तो वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं कहलाएगा। क्वेश्चंस में देखते हैं सर, और मजा आएगा सर। मैंने बोला आओ इधर आओ, ध्यान से देखो सर, यहां पर एक कार्बन से सर OH जुड़ा हुआ है, इधर OR जुड़ा हुआ है, तो ये रिड्यूसिंग शुगर होगा। हमसे पूछ क्या रहा था, इनमें से कौन डाइसैकेराइड्स नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? पहला वाला तो है सर, दिखा रहे मुन्ना। अरे OH जुड़ा हुआ है, OR जुड़ा हुआ है। यहां पर देखो इस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से OR, देखो यार यहां पर ये कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन इधर तो है नहीं। अच्छा उसके बाद इस कार्बन से OR तो है, इधर OR है, यहां पर नहीं है। यहां पर इस कार्बन से OR है, तो सर यही वाला नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो गया। ये वाला जो हो गया क्या हो गया? नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर? क्योंकि इसके पायल एब्सेंस ऑफ एसिटल ग्रुप, एब्सेंस ऑफ हेमी एसिटल ग्रुप। क्या बोले? हेमी एसिटल ग्रुप। हेमी एसिटल ग्रुप क्या हो गया भैया? एब्सेंट हो गया, जिसकी वजह से ये हमारा रिड्यूसिंग नहीं दिखाएगा, टॉलरेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। समझा क्यों? मेरे प्यारे बालक एवं बालिकाओं, बड़ी ध्यान से समझो। सर यहां पर ये हमारा क्या है? अगर इसको देखो नंबरिंग 1 2 3 4 5
6, हाँ या ना? तो यहां पर 1 कार्बन से COH, OH इधर जुड़ा हुआ है, 1 कार्बन से इधर OH नहीं है, 2 कार्बन से OR है, इधर 5 कार्बन से OR, इधर 5 कार्बन से उधर, इधर सर यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये रुक जाओ, यहां पर 3, यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, यहां पर मुन्ना 4 कार्बन से OH है, बट OH OR इधर भी है नहीं है, यहां पर देखो OR है, इधर OR है, तो ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो जाएगा। बट और केस में देखो OH OR बिल्कुल हो जाएगा सर, यहां पर OH OR बिल्कुल हो जाएगा। तो सेकेंडरी वाला जो है ये किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है? अल्फा डी। समझते भी चलो क्यों अल्फा डी? क्योंकि OH नीचे की तरफ है। ये किसका स्ट्रक्चर है? अरे मैं बताया था किसका स्ट्रक्चर है? अल्फा। नहीं मुन्ना, अल्फा नहीं, क्या हो जाएगा सर? क्या हो जाएगा सर? अच्छा नंबरिंग गलत कर दिए, अरे नंबरिंग गलत कर दिए, नंबरिंगबा गलत कर दिए मुन्ना, नंबरिंगबा गलत कर दिए। इधर किससे नंबरिंग होता है? इधर नंबरिंग इधर से होता है, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। एक्चुअली में CHO वाला ग्रुप होता है ना, वही हमारा जा रहा होता है फ्रक्टोज का CHO वाला ग्रुप। तो ये क्या हो गया मुन्ना? बीटा डी फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। और ये दोनों मिलन करता था तो ये शुगर बनाता था। शुगर इज अ नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकेराइड्स। समझ में आया? शुगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सुक्रोज। ये किसका स्ट्रक्चर है? सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, जो पहले भी पढ़ चुके हैं, नॉन रिड्यूसिंग नेचर होता है। समझ में आया? पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो रहा है तो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज अ विटामिन? इनमें से कौन एसिड? देखो विटामिन का एक टेबल है, हाथ जोड़ के प्यार से विनती करता हूं याद कर लेना, जहां भी पढ़ते हो उसका विटामिन का नाम, उसका कॉमन नेम और उसका भैया सोर्स कहां से मिलता है और डिफिशियंसी क्या। सर सब इंपॉर्टेंट है, मैं तुमको कुछ बताता हूं। विटामिन ए इंपॉर्टेंट है, विटामिन B2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, विटामिन सी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी इंपॉर्टेंट है, विटामिन ई इंपॉर्टेंट है। ये सारे विटामिन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको टिक किया हूं। वैसे आप बोलोगे सर छोड़े क्या, एक दो छोड़ो, इसलिए मैं कह रहा हूं पूरा टेबल याद कर लेना। इसके आगे भी कुछ टेबल होगा, नहीं इसके आगे 2-3 और एसिड है ADE के। अच्छा मैं सारा ले लिया हूं, ADE के सारा टेबल में ले लिया हूं, मैं कोशिश किया हूं सारा कवर करने का। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चंस बहुत आते हैं और आएंगे, अगर याद होगा तभी कर पाओगे। मैं बोला ना पेपर देने जाओ, पेपर जाने से जस्ट पहले इसको देख लो कि कौन सा विटामिन कहां पर क्या होता है, उसका सोर्स कहां से मिलता है, कैसे भी ट्रिक करके आप अपने हिसाब से लिख लोगे, 2-3 बार देख लोगे, याद हो जाएगा। अब देखो क्या रहा है, इनमें से कौन विटामिन है? अरे एस्पार्टिक एसिड, ये तो एमिनो एसिड है। एस्पार्टिक एसिड क्या है मुन्ना? एमिनो एसिड है। क्या है मुन्ना? एमिनो एसिड है। ये तो हमारा विटामिन नहीं है, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं, यही हमारा विटामिन हो गया। एडिपिक एसिड, अरे ओम्स गैप, ओम्स गैप में बताया था 8 कार्बन का जो डाइसैकेराइड्स होता है, 8 कार्बन डाइसैकेराइड्स, 8 कार्बन डाइसैकेराइड्स। क्या बोला? डाइकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्साइलेट। अरे यार डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होता है ना, COOH वाला ग्रुप, उसको बोलते हैं 8 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है ना हमारा, वो होता है हमारा क्या? एडिपिक एसिड। सैक्रिक एसिड क्या होता है? अरे सैक्रिक एसिड क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है मुन्ना, CHO इधर होता है। ध्यान से समझो, इधर मैं जो बना रहा हूं इसको ध्यान से समझना। इधर कितना हो गया? इधर हो गया OH OH H OH। ये क्या बना रहा हूं? ये क्या बना रहा हूं मुन्ना? ध्यान से समझ में आ गया? ये बना रहा हूं सर ग्लूकोज। ये क्या बना रहा हूं? ग्लूकोज। और ग्लूकोज को ही मुन्ना ध्यान से समझो, मैं जो यहां बता रहा हूं आपको बहुत ही कायदे से समझना। इसको HNO3 के प्रेजेंस में अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 या नॉर्मल HNO3 के प्रेजेंस में करते हैं तो ये क्या करता है? ऊपर वाला जो ग्रुप है इसको एल्डिहाइड कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज कर देता है। एल्डिहाइड कीटोन दोनों को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। तो OH 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 H OH है ना। OH OH याद करने का तरीका है मुन्ना, आपको भी याद हो जाएगा प्रैक्टिस करोगे तो। इधर हो जाता है COOH, इधर होता है COOH। इसी को बोलते हैं सैक्रिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं? सैक्रिक एसिड। इसी को क्या बोलते हैं? सैक्रिक एसिड। ये जो है ना सैक्रिक एसिड। हाँ या ना? हाँ या ना? अरे हाँ या ना? सैक्रिक एसिड याद रहेगा। मैंने सारा एसिड बताने की कोशिश किया। देखो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बनाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, उसके अलावा उसके अगल बगल में क्या दिया हुआ है ना मुन्ना, उसको भी सीखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब आएगा क्वेश्चन तो वो सबके साथ आएगा, तो आपको ध्यान में आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए क्या है सैक्रिक एसिड। समझ में आया? एडिपिक एसिड बता दिया, एस्कॉर्बिक एसिड बता दिया। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं और एस्पार्टिक एसिड एमिनो एसिड होता है। आप टेबल एसेंशियल एमिनो एसिड पढ़ोगे तो वहां पर एस्पार्टिक एसिड आपको दिख जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं। इजी क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन याद होना चाहिए। क्या रहा है? डाइन्यूक्लियोटाइड इज ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 2 न्यूक्लियोसाइड टुगेदर बाय फॉस्फोरिक लिंकेज बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग एटम पेंटोज। देखो बोलना चाह रहा है डाइन्यूक्लियोटाइड जो होता है ना, वो 2 हमारा फॉस्फोरिक लिंकेज के बीच में 2 हमारा न्यूक्लियोटाइड ग्रुप से मिलकर बनता है बिटवीन। अब देखो कह रहा है पेंटोज शुगर होता है, उसमें कौन कौन सा पोजीशन पर होता है। अगर आप देखोगे मुन्ना, ये मैं स्ट्रक्चर आपके NCERT का लाया हूं। अगर आप देखोगे ये क्या है?
एक हमारा न्यूक्लियोटाइड है, ये हमारा दूसरा न्यूक्लियोटाइड ग्रुप है। न्यूक्लियोटाइड ग्रुप क्या होता है सर? पेंटोज, शुगर का जो फ्रक्टोज वाला पोर्शन होता है वहां से फॉस्फोरस ग्रुप अगर जुड़ जाता है फॉस्फोरिक लिंकेज के बीच में, इसको फॉस्फोरिक लिंकेज बोलते हैं, ठीक है। तो उसको दो जब बनता है ना हमारा न्यूक्लियोटाइड मिलके, तो हमारा एक बना रहा होता है फॉस्फोरिक लिंकेज। फॉस्फोरस के बीच में देखो ना लिंकेज जो बोला, फॉस्फोरस के बीच में फॉस्फोडिलिक लिंकेज बोलते हैं इसको, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं, फॉस्फोरिक लिंकेज बोलते हैं। जो ये हमारा ग्रुप बनता है तो यहां पर कहां होता है? देखो यहां पर 1 2 3 4 5, पांचवा वाला कार्बन, तीसरा वाला कार्बन। तो आपको दिख रहा होगा सर 5 कार्बन और 3 वाला कार्बन एक दूसरे से, दो न्यूक्लियोटाइड जब मिलता है तो 3 और 5 डैश। अच्छा यहां पर डैश क्यों लिखा? क्योंकि सर कार्बन जो होता है ना, बेस का कार्बन को 1 2 3 4 नेमिंग करते हैं, इसीलिए जो हमारा ये वाला कार्बन होता है शुगर का, पेंटोज का कार्बन, उसको डैश से डिनोट करते हैं। क्लियर हुआ? हर एक चीज समझा रहा हूं, समझ में आ रहा है तो बोलते चलना यस। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से छोड़ के जाना। वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर से लव यार, प्यारा वाला जो दिल होता है ना, उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में देना यार, आपके लिए मजा आएगा मुझे देख के, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी का जो ये डायग्राम है वो मैंने आपको बताया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के, न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। अरे यार यही जो बता रहा था, तो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? देखो अभी मैंने आपको बताया था, अगर मैं थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाने की चेष्टा करूं, जरा सा ऊपर ले जाने की चेष्टा करूं, ठीक है, जरा सा ले जाने की चेष्टा करूं, वैसे जरूरत नहीं है, वैसे जरूरत नहीं है, बस मेरे को यहां खींच लेने दो, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है मुन्ना। अब आओ क्वेश्चन पे आओ। कह रहा है न्यूक्लिक एसिड आर द पॉलीमर। न्यूक्लिक एसिड किसका पॉलीमर होता है? न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोटाइड का, बेस का, शुगर का। भैया ये तो शुगर हो गया, इसका थोड़ी ना पॉलीमर है, ये शुगर हो गया, मतलब ये बेस हो गया। ये वाला पार्ट क्या है? शुगर वाला पार्ट है, पेंटोज शुगर है। ये वाला पार्ट क्या है? शुगर वाला पार्ट है, ठीक है, ये भी नहीं है। अब कह रहा है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? ए यूनिट फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ वन पोजीशन ऑफ शुगर एंड नोन एज न्यूक्लियोसाइड। अगर देखो वन पोजीशन पर शुगर मिल जाता है, इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। ये वाला क्या ग्रुप है? ये न्यूक्लियोसाइड का ग्रुप है, ये हमारा न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड तुमको बनाना है तो जो चौथा वाला शुगर है उसमें हमारा क्या जुड़ना होना चाहिए? फॉस्फोरस ग्रुप जुड़ना चाहिए, फॉस्फोरिक लिंकेज होना चाहिए। देखो यहां पर लिखा भी होगा, इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द, मतलब व्हेन न्यूक्लियोसाइड इज लिंक्ड टू फॉस्फोरिक एसिड एट 5 पोजीशन, 5 डैश पोजीशन, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब न्यूक्लियोसाइड हमारा मुन्ना क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड हमारा मुन्ना क्या होता है? इसको नीचे कर लेता हूं ताकि कटे ना। न्यूक्लियोसाइड हमारा मुन्ना क्या होता है? मिलता है। न्यूक्लियोसाइड हमारा मुन्ना क्या होता है? मिलता है, ठीक है, ठीक है, चलो। न्यूक्लियोसाइड हमारा मुन्ना मिलता है। जब दो न्यूक्लियोसाइड मिलता है तो हमारा क्या बना रहा होता है? न्यूक्लिक एसिड। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। समझ में आ गया? पूरा एनसीईआरटी का लाइन लिखा हुआ है, आपको बताते हुए चल रहा हूं। देखो यहां पर कैसे, ये बेस है, यहां पर शुगर था, फॉस्फोरस लिंकेज, फिर दूसरा यहां पर एक ग्रुप हो गया, ठीक है मुन्ना, फिर उसका दूसरा ग्रुप। ये बताना चाह रहा हूं कैसे हमारा वो लिंकेज होता है, वो मैं बताने की कोशिश किया हूं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट ग्लूकोज। ग्लूकोज के बारे में क्या सही नहीं है? ग्लूकोज के बारे में क्या सही नहीं है? इट इज एल्डोहेक्सोज। मैं बना लेता हूं, मैं बना लेता हूं मुन्ना, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर मैं बना लूंगा मुन्ना तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। क्या बना लेता हूं? ग्लूकोज बना लेता हूं। ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, मैं यहां पर ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से समझो मुन्ना, मैं यहां पर क्या बनाने की कोशिश करता हूं? ग्लूकोज बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। 2 3 4, ठीक है। ध्यान से समझो, यहां पर क्या होता है? मोस्ट ऑक्सीडाइज ग्रुप होता है COOH। इधर क्या होता है? OH। नीचे से स्टार्ट करेंगे, OH, इधर होता है H, इधर होता है OH, इधर होता है CH2OH। ये क्या हो गया? ग्लूकोज हो गया। ये क्या हो गया मुन्ना? ग्लूकोज हो गया। कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं। कह रहा है इट इज एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा और 6 कार्बन होगा। देख लो मुन्ना, अरे देख लो मुन्ना, सर 1 कार्बन, सर 2 कार्बन, सर 3 कार्बन, सर 4 कार्बन, सर 5 कार्बन, सर 6 कार्बन विथ एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसको ये कौन सा कैटेगरी में आता है? एल्डोहेक्सोज कैटेगरी में। बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल 100% सही है। ऑन हीटिंग विथ HI इट गिव्स नॉर्मल हेक्सेन। बिल्कुल ये जो स्टेटमेंट दिया है ना एनसीईआरटी में, बहुत प्यारा सा रिएक्शन दिया हुआ है। इसको अगर HI के प्रेजेंस में अगर हीट करोगे ना मुन्ना, अगर HI के प्रेजेंस में इसको हीट करोगे तो यहां पर ये क्या करता है? ये बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड बना लेता है, बहुत ही प्यारा सा कंपाउंड बना लेता है। कैसे? 1 2 3 4 5, ये क्या बना लिया? एन हेक्सेन बना लिया, ठीक है। 6 कार्बन का हेक्सेन बना लेता है, समझ रहे हो? बिल्कुल सही बात है, एन हेक्सेन बना लेता है। क्यों? क्योंकि HI के बॉन्ड टूटता है, सारे के सारे रिड्यूस कर देता है। इट प्रेजेंट फ्यूरोनोज। फ्यूरोनोज मतलब मैंने बताया ना, फ्यूरोनोज मतलब कितना? 5 कार्बन कंटेनिंग रिंग, 5 कार्बन कंटेनिंग अगर रिंग आ जाए, जब भी फ्यूरोन आए ना कंटेनिंग, ठीक है, रिंग, तो उसको क्या बोलते हैं? फ्यूरोनोज। क्या बोलते हैं?
फ्यूरेनॉस। तो भैया 5 कार्बन है, नहीं भैया 6 कार्बन कंटेनिंग रिंग बनाता है, तो ये वाला क्या हो गया, गलत हो गया, कह रहा था नॉट ट्रू। इट डज नॉट गिव 2,4 डीएनपी टेस्ट, 2,4 डीएनपी टेस्ट नहीं देता है। देखो ओपन वाला स्ट्रक्चर तो दे देगा, लेकिन ओपन स्ट्रक्चर होता ही नहीं है ना, वो क्लोज स्ट्रक्चर। ड्यू टू, क्यों नहीं देता है, ड्यू टू, मैं लिख भी दे रहा हूं, ड्यू टू क्लोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज का ना 99.9% जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, वो ग्लूकोज फॉर्म में होता है। अब बोलोगे सर ये ऐसा है कि चास आप ओपन चेन क्यों ले, भैया HI इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पहले क्या करता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर को पहले ब्रेक किया है ओपन स्ट्रक्चर में, ओपन स्ट्रक्चर के बाद ये दिया है नॉर्मल एक्शन। कोई नहीं बताएगा ना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बता रहा हूं ना, ध्यान से समझो। जब आप स्टैंडर्ड बुक ऑथर पढ़ोगे, ऑथर फॉरेन राइटर का, वहां पर उन्होंने क्लियर लिखा है कि जो भी ओपन स्ट्रक्चर से अगर रिएक्शन कर रहा है जो भी रिएजेंट, तो आप ये समझो पहले वो रिएजेंट क्या किया होगा, ओपन क्लोज्ड स्ट्रक्चर को ओपन स्ट्रक्चर में ब्रेक किया होगा, फिर उसके बाद वो रिएक्शन में आगे पार्टिसिपेट हुआ होगा। अगर ये ग्लूकोज जो कि ओपन स्ट्रक्चर दिख रहा है, अगर ये HI के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर पहले जो क्लोज्ड साइक्लिक रिंग था उसको ओपन स्ट्रक्चर में बदला है, उसके बाद वो HI के साथ रिएक्शन किया है। समझ में आया जो मैंने आपको बोला? अगर समझ में आया तो आप आज से इस बात का ध्यान रखना कि ग्लूकोज किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर कोई तुमसे पूछेगा तो डायरेक्टली आंसर करना साइक्लिक फॉर्म में। तुमको बोलेगा तो फिर इसके साथ रिएक्शन क्यों करता है, बोलना भैया सर सबसे पहले क्या करता है ग्लूकोज, उसको ब्रेक करता है, साइक्लिक फॉर्म को पहले ब्रेक करता है ओपन स्ट्रक्चर में, उसके बाद रिएक्शन में आगे बढ़ता है। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने इसी बात पे। ईच पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, मैंने बोला था पेप्टाइड लिंकेज होता है अल्फा एमिनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, चलो ये भी बता देते हैं। एमिनो एसिड क्या होता है, अल्फा एमिनो एसिड बता देता हूं, बात बड़ी है तो दूर तक जाएगी। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है मुन्ना, एक कार्बन एटम है, उससे हमारा अगर CH ग्रुप जुड़ा हो, ठीक है, उससे हमारा अगर NH2 जुड़ा हो एक ही कार्बन से, और इसको COOH जुड़ा हो, इसको बोलते हैं अल्फा एमिनो एसिड। इसको क्या बोलते हैं मुन्ना, अल्फा एमिनो एसिड। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अल्फा एमिनो एसिड, हाँ या ना। और 2 अल्फा एमिनो एसिड जब निकलता है तो यहां पर वाटर बाहर जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रहा होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। कह रहा है ईच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज अ अमीनो एसिड लिंक्ड विद द ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, दिस सीक्वेंस इज नोन एज, अरे प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। सर आपको कैसे पता प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं? मैंने बोला मुन्ना सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मैंने तुम्हें बताया था, हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन सीधा स्ट्रक्चर होते हैं। देखो प्रोटीन में भी ऑब्टेन्ड फ्रॉम polypeptide chain, each polypeptide chain has a amino acid linked with the each other in a specific sequence. It is a sequence of amino acid and then is said to be primary structure of protein. देखो जो पूछ रहा है ना उसी का लाइन लिखा हुआ, मैं कह रहा हूं ना बाय मॉलिक्यूल में बार बार आपको कह रहा हूं एनसीईआरटी पढ़ लो, जो ये क्वेश्चन कर रहा हूं इसको कर लो और अपना नोट्स बना लो खुद से, इससे बाहर कुछ भी मत करो, कहीं टाइम वेस्ट करना नहीं है। टाइम अगर है तो आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड एमाइन चैप्टर अल्कोहल फिनोल ईथर पे टाइम दो, उससे आपके क्वेश्चन टफ क्वेश्चन आएंगे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। बाय मॉलिक्यूल से आएंगे जो भी क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी बेस आएंगे, इसीलिए लेक्चर मोर देन सफिशिएंट हो। अगला क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए कंटेन 4 बेसेस। कौन कौन सा 4 बेसेज होता है, चलो मैं आपको बताता हूं। डीएनए, ठीक है, दूसरा होता है आरएनए। कैसे याद रखेंगे? मुझे देखो मैं बचपन से जब मैं केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब बचपन मतलब तुम समझ रहे होगे, मेरी भावनाओं पे मत जाना, मेरी बातों पे मत जाना, मेरी भावनाओं को समझो। क्लास 11th में आए और जब पहली बार सुने थे आरएनए डीएनए, में 4 चीजों को अपने जहन में याद रखा था। एडी9, क्या बोला था, एडी9, उसके बाद गुआनाइन, उसके बाद साइटोसिन, उसके बाद थाइमीन। एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, ये सब 4 हमारा बेसिस है, नाइट्रोजेनियस बेस। वहीं पर अगर आरएनए की बात करूं तो यहां पर शुरू का 3 सेम होगा। क्या बोला, एक लाइन में देखो कैसे याद करते हैं। गुआनाइन यहां पर भी होगा सर, यहां पर भी होगा सर, साइटोसिन होगा सर, लेकिन यहां पर यूरेसिल आ जाता है सर। यहां पर क्या आ जाता है, यूरेसिल। तो अब तुमसे पूछ रहा था कि आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं है, आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन, तो आरएनए में क्या प्रेजेंट नहीं है सर, हमारा आरएनए में थाइमीन नाम का जो मतलब नाइट्रोजनियस बेस है वो हमारा प्रेजेंट नहीं है, बाकी के बाकी सर सारे के सारे हमारे प्रेजेंट होते हैं। इसको आप याद कर लो, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन। मैंने क्या बोला, एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन। मैंने अपनी तरीका से याद किया हो, AGOG CT, अरे AG से CT मारो, समझ रहे हो ना, सब कुछ होने लगेगा। तो एडिनाइन, गुआनाइन, साइटोसिन, थाइमीन, ये 4 होते हैं। डीएनए शुरू का 3 सेम होता है, यूरेसिल आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बी ग्रुप, विटामिन, विटामिन में बहुत बी ग्रुप में थे, B1, B2, B12, अरे अभी तो सिखाया था B6, कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी।
आपको लाइन लिखा हुआ है, मैं कह रहा हूं ना, मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूं, एक्सेप्ट विटामिन B12 आवर बॉडी, मतलब कहना चाह रहा है कि वाटर सोल्यूबल विटामिन जो होता है ना, कुछ सोल्यूबल होता है फैट सोल्यूबल, ADEKR फैट सोल्यूबल। कौन कौन सा विटामिन फैट सोल्यूबल? ADEKR फैट सोल्यूबल विटामिन। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, क्या बोल दिए सर? मैंने बोला ADEKR फैट सोल्यूबल। क्या बोला? ADEKR फैट सोल्यूबल, रिमेनिंग आर वाटर सोल्यूबल। जिंदगी मस्त है, कोई लोड लेने की दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने बोला, ध्यान से समझो, ADEK, अरे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन A के कैसे याद करोगे? ADEK, 4 बार बोलो ADEK, 4 बार बोलो ADEK। ADEK आर फैट सोल्यूबल, रिमेनिंग आर वाटर सोल्यूबल। और वाटर सोल्यूबल विटामिन होगा तो जब हम टॉयलेट करते हैं, जब हम टॉयलेट करते हैं नाइट्रोजनियस बेसेज के रूप में, वो हमारा टॉयलेट से मतलब जो यूरिन होता है उससे हमारा पूरे बाहर निकल जाता है, पसीना से बाहर निकल जाता है, तो सारे के सारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। बट सावधानी हटी, एक्सेप्ट लिखा हुआ यहां पर मेरे मुन्ना भाई, B12 विटामिन जो हमारे शरीर के अंदर रहता है, ये हमारा शरीर के अंदर स्टोर होता है, ये बाहर नहीं निकल पाता है। तो कह रहा है कौन विटामिन बी ग्रुप में जो हमारा बॉडी में कैन बी स्टोर किया जाता है, तो विटामिन B12 विल बी आवर करेक्ट आंसर। बाकी के सारे विटामिन क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। अरे ADEK आर वाटर सोल्यूबल, अरे कैसी बातें कर रहे हैं सर? ADEK आर फैट सोल्यूबल, रिमेनिंग आर वाटर सोल्यूबल। मैंने क्या बोला? ADEK आर फैट सोल्यूबल, रिमेनिंग विटामिन आर वाटर सोल्यूबल। याद हो गया होगा? तो सर यानी विटामिन, सारे विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं, तो सर इसको भी निकल जाना चाहिए, लेकिन एक्सेप्ट B12 हमारे शरीर के अंदर होते हैं, ये नहीं निकल पाते हैं। अब रीजन मत पूछने चलना, मैं बायोलॉजी का मास्टर नहीं हूं, बायोमोलिक्यूल इतना अच्छा से पढ़ा दे रहा हूं, समझ में आया? चलो आगे क्वेश्चन पे बात आते हैं। Which of the following not present in DNA? अरे DNA में क्या नहीं था? DNA में था सर हमारा एडिनाइन, यूनाइन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल नहीं था। आंसर तो सर टिक कर दिया, अभी तो बताए थे सर। अरे मुन्ना कैसी बातें करते हो, देखो ना DNA में क्या प्रेजेंट नहीं है सर? यूरेसिल वाला प्रेजेंट नहीं है, इसमें ये नहीं है, और इसमें हमारा थाइमिन नहीं है। अरे यार ये लास्ट वाला दोनों ही तो डिफरेंट है। अरे नहीं चमका, ये लास्ट वाला दोनों ही तो डिफरेंट है, नहीं चमका। अरे चमका ना सर, तो यूरेसिल आ गया सर। ये क्यों दिए? एडिनाइन, यूनाइन, ये जो दोनों होते हैं इसको प्यूरिन्स बोलते हैं, इसको पिरामिड्स बोलते हैं। पिरामिड्स अभी मैं बता दूंगा, क्वेश्चन इसका दिया हुआ, प्यूरिन्स बेसेज बोलते हैं, इसको पिरामिड्स बेस बोलते हैं, आगे बता दूंगा। एडिनाइन, यूनाइन क्यों? क्योंकि 5 कार्बन का रिंग है, ध्यान रखेंगे। यहां देखो ये 5 कार्बन का रिंग, अरे नहीं चमका, ये 5 कार्बन का रिंग, यहां पर ये 5 कार्बन का रिंग, इसके अलावा देखो किसी में भी 5 कार्बन का रिंग नहीं है। समझ में आया? ट्रिक बता रहा हूं। एडिनाइन और जो हमारा यूनाइन होता है, ये दोनों को प्यूरिन्स बेस बोलते हैं, आगे आएंगे प्यूरिन्स बेस बोलते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, अगला क्वेश्चन है इसीलिए मैं आपको प्यूरिन्स बेस बता रहा हूं। अब देखो 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स गिवन इन दिस एनोमर। एनोमर क्या बोला था? अरे सर आपने बताया था सर C1 ओनली, पहले बात ओनली C1 कार्बन कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए मुन्ना? चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसको क्या बोलेंगे मुन्ना? उसको हम बोल देंगे सर एनोमर बोल देंगे। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, अरे हाँ सर। चलो सर नाम लिखते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ या ना? अच्छा सर। अरे सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, कैसी बातें कर रहे हैं सर? ये दोनों तो कंपाउंड ही अलग हो गया। हाँ ना सर? सर ये दोनों कंपाउंड ही हो गया। मैंने बोला था सबसे पहले इंसान होना चाहिए, फिर वो आदमी होगा, फिर वो तुम्हारे चाचा होंगे, फिर वो छोटे वाले चाचा होंगे। याद आया? सबसे पहले स्टीरियोमर होगा, तब डायस्ट्रीमर होगा, फिर एपीमर होगा, फिर एनोमर होगा। बोलो हाँ, समझाया तो था। तो सर ये दोनों तो सर हमारा स्टीरियो आइसोमर ही नहीं है सर, ये दोनों हमारा एक दूसरे के आइसोमर है। तो इसको तो पहले हटा दो, तुम भैया हट जाओ, तुम अलग ही श्रेणी के प्रजाति हो। इसमें 7 कार्बन आ गया, तुम अलग ही प्रजाति हो। अब देखो ये दोनों C1 कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? इधर सर OH है, इधर OH है सर, बिल्कुल चेंज हो गया। अरे यार इधर OH अलग की तरफ है, इधर OH चेंज हो गया, तो 1 और 2 एक दूसरे के क्या आ गया? एनोमर आ गया, और कोई नहीं हो सकता। अरे यार ये 7 कार्बन आ गया, ये तो सर हमारा आदमी नहीं है, मनुष्य नहीं है, तो उसको कैसे तुम मनुष्य कंपेयर करा रहे हो? ये आइसोमर ही नहीं है, तो कैसे इसको कंपेयर कराओगे एनोमर के लिए? एनोमर के लिए सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए सर? आइसोमर, स्टीरियो आइसोमर सर, एपीमर, देन एनोमर सर। आगे बढ़ सकते हैं सर, मजा आ गया क्वेश्चन करके। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर? मैंने बोला ना सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर से ही उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। देखो यहां पर दिया गया है, अगर हमारा ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसीटेट, ये कह रहा है ग्लूकोज फॉर्म पेंटा एसीटेट, पेंटा एसीटेट क्या करता है? सॉरी एक मिनट दे दो बस, सॉरी। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज कैन बी एक्सप्लेन बाय ओनली बाय द साइक्लिक स्ट्रक्चर? कह रहा है सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर ही उसको एक्सप्लेन कर पाएगा भैया, नॉर्मल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा।
समझो, ग्लूकोज फ्रॉम पेंटा एसीटेट, देखो एसिटाइलेशन, देखो पेंटा एसीटेट बना रहा है, अरे देखो ना यार, अटैच टू अ डिफरेंट पेंटा एसीटेट, देखो 5 कार्बन पेंटा एसीटेट दिख रहा है, अरे एसिटाइलेशन के बाद CH3COOH पेंटा एसीटेट, एसिटिक एसिड 5 लग गया, बिल्कुल सर, तो ये वाला तो दिखा देगा, कह रहा था क्या कैन बी एक्सप्लेन बाय, ये ओपन दिखा देगा, ये ओपन चेन दिखा देगा, ओसी में लिख रहा हूं ओपन चेन। ग्लूकोज रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, देखो ओपन चेन में क्या होता है ना, ध्यान से समझो मुन्ना, ओपन चेन में क्या होता है ना, C डबल बॉन्ड O और इधर होता है H, अरे नहीं समझे, अरे नहीं समझे, अरे नहीं समझे, कैसी बातें कर रहे हो यार, इधर होता है क्या OH, इधर होता है क्या H, इधर होता है OH, इधर होता है OH, OH OH H OH, अरे नहीं समझे, ये क्या लिख रहा हूं रे, ये क्या लिख रहा हूं रे मुन्ना, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। और अगर इसका आप रिएक्शन सर, अगर इसका रिएक्शन मेरे भाई, इसका रिएक्शन मेरे भाई किसके साथ करा रहे हो, अगर आप इसका रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, इसके साथ रिएक्शन N2H क्या है, किसके साथ है, हाइड्रोक्सिलेमिन ना, N डबल बॉन्ड OH, समझ रहे हो ना, N2H के साथ करा रहे हो, तो ये क्या होता है, यहां से पानी निकल जाता है बाहर, यहां से क्या होता है, पानी बाहर निकल जाता है, यहां से क्या होता है, वाटर बाहर निकल जाता है। इसको हम थोड़ा सा पतला करके लिखेंगे ताकि आपको और बेहतर तरीका से दिख पाए, समझ रहे हो, इसको और आप पतला तरीका से करके दिखेंगे, वाटर बाहर निकल जाता है, साइक्लिक। लेकिन अगर मान लो ये रिंग होता है तो ये बिल्कुल दिखाएगा, तो यानी ओपन स्ट्रक्चर में तो ये हमारा दिखाएगा, ये भी हमारा ओपन स्ट्रक्चर में ये हमारा रिएक्शन होगा। साइक्लिक होता है तो ये हमारा एल्डिहाइड वाला ग्रुप गायब हो जाता है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, मैंने बोला सर साइक्लिक में ये इसके साथ क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है, तो ये वाला ग्रुप हट जाता है, तो साइक्लिक में ये हमारा नहीं, ये नॉर्मल में ही दिखाएगा, ये भी नॉर्मल में। पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्सिलेमिन, बिल्कुल सही कह रहा है। अगर हमको हाइड्रोक्सिलेमिन हमको अगर चाहिए तो हमको सिर्फ ओपन चैन, साइक्लिक में ये पॉसिबल नहीं है, तो आंसर हमको हमारा थर्ड वाला ही आ गया। कह रहा था अगर हमको एक्सप्लेन ओनली बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए आपको पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कह रहा है हाइड्रोक्सिलेमिन, बिल्कुल सही बात कह रहा है। ग्लूकोज ऑक्सीडाइज्ड नाइट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड, मेरे को अगर याद करो Br2 प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्या बोला, Br2 प्रेजेंस ऑफ वाटर में ऊपर वाला COOH बदल जाएगा, नीचे वाले CH2H ही रह जाएगा, जिसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। क्लियर हुआ? तुमने बोला सर समझ में नहीं आया, मैंने बोला चलो, तुमने बोला सर समझ में नहीं आया, मैंने बोला चलो मैं आपको बता देता हूं, बट कायदे से समझना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, मैंने बोला मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्या होता है, C डबल बॉन्ड OH, यहां पर क्या होता है CH2OH, इसके बीच में कितना ग्रुप, 1 2 3 4, इधर क्या होता है OH, इधर होता है OH, इधर होता है H, इधर होता है OH, ये क्या हो गया, समझ में आ गया, ये हो गया ग्लूकोज सर, ये क्या हो गया, ग्लूकोज सर। इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं मुन्ना, Br2 प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये क्या बन जाता है, ऊपर वाला ग्रुप एसिड बन जाता है, जिसको ग्लूकोनिक एसिड अभी बोलेंगे, ध्यान से समझो, 1 2 3 4, इधर बन गया मुन्ना CH2OH, इधर बन गया OH, इधर बन गया OH, इधर बन गया H, इधर OH, ये वाला ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाता है, क्या बन जाता है, COOH। इस ये जो एसिड बना ना, इसी को बोलते हैं क्या, ग्लूकोनिक एसिड, हाँ या ना। अगर HNO3 लेते तो नीचे वाला भी पार्ट ऑक्सीडाइज हो जाता, तो बिल्कुल सही बात है, ओपन स्ट्रक्चर में ये दिखाता है। बट अगर हमको साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहिए, साइक्लिक स्ट्रक्चर के केस में ये वाला रिएक्शन नहीं होता, कह रहा कैन नॉट, मतलब एक्सप्लेन ओनली बाय साइक्लिक स्ट्रक्चर, तीसरा वाला रिएक्शन सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर से पॉसिबल हो पाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ सम कंपाउंड अलोंग विद देयर स्ट्रक्चर एज गिवन, व्हिच ऑफ देयर डी कॉन्फ़िगरेशन। देखो डी क्या होता है, डी और एल के लिए मैंने बताया है, अगर मान लो इसका पता नहीं, कैमरा के सामने लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, पता है ना, लेफ्ट राइट आ जाता है। अभी मैं इधर की तरफ देखो, ये मेरा कौन सा हैंड है, राइट हैंड है। अगर राइट की तरफ हमारा OH ग्रुप हो, CH2H के ग्रुप में, अगर हमारा ये वाला जो ग्रुप है मुन्ना, ध्यान से समझो मैं क्या बता रहा हूं, अगर सर CH2H के अगर हमारा राइट में हो तो उसको हम बोलते हैं अल्फा डी, इसको हम सॉरी अल्फा डी बोलना गलत होगा, इसको बोलते हैं डी। अगर हमारा ये लेफ्ट में आ जाए, सर हमको नहीं चमका सर, यहां बता दो सर DRL कॉन्फ़िगरेशन सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। मैंने बोला चलो तुम बोलो और हम एक्सप्लेन ना करें, ऐसे कभी हुआ है, तुम बोलो और हम एक्सप्लेन ना करें, ऐसे कभी हुआ है। मैंने बोला इधर आओ, इधर आओ, इधर ध्यान से देखो, मैंने बोला इधर क्या है CH2OH, इधर क्या है मुन्ना OH, इधर क्या है मुन्ना CHO, इधर क्या है मुन्ना H। उसी तरीका से यहां लेते हैं CHO, इधर क्या है मुन्ना OH, इधर क्या है H, इधर क्या है CH2H। अब ध्यान से समझो, इधर सर राइट में है, अगर हमारा CH2H के राइट साइड में हो तो इसको हम क्या बोलते हैं मुन्ना, इसको हम क्या बोलेंगे मुन्ना, इसको हम बोलते हैं D। और अगर हमारा इधर देखो, ये किसके साइड में, इधर लेफ्ट साइड में है, ये किसके साइड में है, लेफ्ट साइड में अगर OH हो कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसको हम बोलते हैं L। समझ में आया, DL हमारा एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है जो लेफ्ट राइट दिखाता है। अब अगर आपको इतना बात चमका तो ये क्या होगा, OH के इसके बगल, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर D।
ठीक है। OH के इसके बगल तो ये क्या हो जाएगा सर डी। तो 1 2 3 तीनों डी है। अच्छा ये प्लस माइनस क्या दिखाता है, ये लिबोरेटरी डिस्टोरेटरी वो दूसरा चीज है, वो हमारा ऑप्टिकल रोटेशन से मतलब है। जो DLL होता है कॉन्फ़िगरेशन से मतलब होता है, ध्यान रखेंगे। तो 1 2 और 3 तीनों के तीनों हमारा क्या है, डी वाला कॉन्फ़िगरेशन है 1 2 और 3। क्यों, क्योंकि OH तीनों के तीनों किस साइड में है सर, OH तीनों के तीनों किस साइड में है सर, OH तीनों के तीनों किस साइड में है सर, OH तीनों के तीनों किस साइड में है सर, हमारा राइट साइड में है। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड्स फॉर्म्ड बाय द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर गिवन, आइडेंटिफाई एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन C1 कार्बन, एनोमेरिक कार्बन C1 कार्बन। सर नंबरिंग लिखेंगे सर, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6। नंबरिंग इधर से मैंने बोला था, नंबरिंग यहां से होता है 1 2 3 4, इधर 5, इधर 6। तो इसका कौन सा कार्बन है, इसका सेकंड कार्बन, इसका सर पहला कार्बन। तो A1 इसका इधर आ गया A1, इसका B2। तो A1 ऑफ ग्लूकोज एंड B2 ऑफ फ्रक्टोज, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर। समझ में आया। अरे यार अल्फा का एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, एनोमर कार्बन क्या होता है, अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन मतलब C1 कार्बन, अल्फा कार्बन बार बार कह रहा हूं, C1 कार्बन, C1 कार्बन, C1 कार्बन, C1 यहां तो C2 कार्बन है। जो यहां C2 लिख रहे थे ना एनोमेरिक कार्बन के लिए ना, आप ऐसा देखो, एनोमेरिक कार्बन के लिए C1 कार्बन, और बेहतर होगा वहां पर अल्फा कार्बन से। देखो देखो ये वाला कार्बन अल्फा बीटा आ गया, तो आप एनोमेरिक कार्बन यहां पर, अच्छा ये पूछ रहा था कौन कौन एनोमेरिक कार्बन है, इसके लिए यहां पर ये एनोमेरिक है, ये एनोमेरिक है। सही है भाई, सही है, सही है, सही है, समझ में आ गया। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाएगा। देखो क्या कह रहा है, 3 स्ट्रक्चर ऑफ गिवन बिलो C1 C4 और C1 C6। देखो ध्यान से समझो, पहला वाला में समझो, पहला वाला में समझो। यहां पर क्या है 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग आना चाहिए आपको मुन्ना, नंबरिंग आना चाहिए आपको। इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। ठीक है। अब मेरी बातों को ध्यान से समझो, अब मेरी बातों को ध्यान से समझो। ठीक है, क्या मैं ध्यान से बताना चाह रहा हूं। इधर सर कौन सा लिंकेज है, इधर कौन सा लिंकेज आया सर, C1 C4 आया। C1 C4 किसका आया, ए का, ए का C1 C4। बी का क्या आ रहा है देखते हैं, 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। इसका किधर से, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6। तो सर इसका कौन सा कार्बन आया सर, इधर C1 C6 आया। इधर देख लेते हो, इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर। अब तो नंबरिंग करना सीख गए होगे मुन्ना, अब तो नंबरिंग करना सीख गए होगे मेरे नन्ना। इधर 6, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा C1 और C4। तो देखो पहला का C1 C6, ए का C1 C6 और सी का C1 C4, ए और सी का, और बी का हमारा C1 C6। आंसर थर्ड विल बी करेक्ट, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट। चमका। अरे यार नंबरिंग का क्वेश्चन है, C1 C4 कैसे कर रहे हो बातें, इतना अच्छा से समझा, अब तो समझ में आ गया होगा। कह रहा है कार्बोहाइड्रेट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ हाइड्रोलाइसिस। अगर हाइड्रोलाइसिस के बाद अगर 2 हमारा अगर यूनिट आ रहा है तो उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड्स। अगर 3 आ रहा है तो उसको बोलते हैं ओलिगोसैकेराइड्स। 3 से 10 के बीच में ओलिगोसैकेराइड्स, और ज्यादा आता है तो पॉलीसैकेराइड्स। कह रहा है रिड्यूसिंग नेचर, नॉन रिड्यूसिंग नेचर। अब देखो कह रहा है कार्बोहाइड्रेट क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर हाइड्रोसैकेराइड्स आल्सो नोन एज रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज, सुक्रोज क्या होता है मुन्ना, सुक्रोज बनता है अल्फा डी ग्लूकोज, अगर याद हो तो आपको मैंने बताया है, प्लस प्लस अल्फा डी फ्रक्टोज। याद है, याद है, अरे याद है। तो सर क्या है, ग्लूकोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ये भी आपको याद है। बिल्कुल हाँ सर, क्यों, क्योंकि अरे हेमिएसिटल ग्रुप एब्सेंट हो गया था, और ये क्या है सर, ये डाइसैकेराइड है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी क्वेश्चन था, रिपीटेड वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप ऑफ बेसिस ऑफ देयर मोलिक्यूलर फाइबर। फाइब्रियस प्रोटीन कहते हैं, ग्लूबर प्रोटीन कहते हैं। फाइब्रियस प्रोटीन, ग्लूबर प्रोटीन। हमसे पूछ रहा है एग्जाम्पल ऑफ ग्लूबर प्रोटीन। ग्लूबर प्रोटीन का एग्जाम्पल देखो आपके सामने मैं स्क्रीन के लिख दिया हूं। फाइब्रियस प्रोटीन का एग्जाम्पल है कीराटिन। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है भैया, मैं आपको यहां पर स्टार बना दे रहा हूं, इसको याद कर लेना, पूछा जाएगा। 4 ही एग्जाम्पल है, वो पूछ लेगा, बार बार पूछ सकता है। कीरेटिन, और यहां पर तुमको क्या दिया हुआ है, मायोसिन। एग्जांपल है फाइब्रस प्रोटीन का, हमसे ग्लूबर प्रोटीन का एग्जांपल पूछ रहा है तो एल्ब्यूमिन, यहां पर देखो ना, यहां पर दिया हुआ है एल्ब्यूमिन। और हमारा इंसुलिन, इंसुलिन में कितना होता है, 51 एमिनो एसिड होता है, 51 एमिनो एसिड होता है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, इंसुलिन हो जाएगा और एल्ब्यूमिन हो जाएगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप छोटी छोटी चीजें पॉइंट है याद रखना। इसका पीडीएफ भी दे दूंगा आपने, मतलब टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। विच ऑफ द फ्लोइंग कार्बोहाइड्रेट ब्रांच्ड पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मैंने बोला था ब्रांच्ड वाला कौन कौन है, याद करो। एमाइलोपेक्टिन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर, उसके बाद याद करो ग्लाइकोजिन इज अ ब्रांच्ड पॉलीमर। अरे यार सेलुलोज और एमाइलोज लीनियर पॉलीमर था, रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है मुन्ना। अगला क्वेश्चन, एमिनो एसिड कैन बी क्लासिफाइड ऑफ
एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल बिहेवियर। कह रहा है इनमें से कौन हमारा एसिडिक दिखा। यार ये देखो मैंने एमिनो एसिड बताया था, एक कार्बन से COOH भी होता है और हमारा क्या होता है NH भी होता है। लेकिन अगर ज्यादा COOH हो जाएगा तो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। हमसे पूछ रहा था एसिडिक कौन का है, यहाँ पर देखो एक COOH है सर, एक NH2, तो ये एमिनो एसिड हो गया। एक COOH यहाँ पर, एक COOH यहाँ पर, तो ये ज्यादा एसिडिक एसिड हो जाएगा। यहाँ पर एक O डबल है, यहाँ अमीनो एसिड हो गया। अल्फा अमीनो नहीं है, अमीनो एसिड है। यहाँ पर एक WH यहाँ पर, तो ये हमारा यार मोर देन अगर वन अगर COOH ग्रुप हो, COOH अगर ग्रुप हो तो उसको क्या बोलेंगे, उस अमीनो एसिड को क्या बोलेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। एसिडिक एमिनो एसिड। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। अगर मोर देन वन अगर NH2 ग्रुप हो तो उसको बेसिक बोलते। बहुत इजी कॉन्सेप्ट, केमिस्ट्री का छोटा सा कॉन्सेप्ट, सबको पता होगा कि अगर COOH की संख्या बढ़ेगा तो अमीनो एसिड का नेचर एसिडिक होगा, अगर NH2 का संख्या बढ़ेगा तो नेचर बेसिक होगा। आगे बढ़ सकते हैं सर। लाइसिन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये क्या है, लाइसिन क्या है मुन्ना, ध्यान से समझो। लाइसिन के बारे में पूछना चाह रहा, लाइसिन का स्ट्रक्चर दिया, मैं फिर से बोलूंगा, टेबल, क्या बोल रहा हूं, टेबल ऑफ एमिनो एसिड। इंपॉर्टेंट है मुन्ना, डबल स्टार ट्रिपल स्टार बना देना। एसेंशियल नॉन एसेंशियल उसमें से भी इंपॉर्टेंट है। एसेंशियल नॉन एसेंशियल का ट्रिक होता है, बट आप अपने ट्रिक से याद किए हो तो ठीक, नहीं तो मैं आप मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा, ठीक है। मेरे से पूछ लेना व्हाट्सएप पे, मैं बता दूंगा। ये क्या है, क्या ये अल्फा एमिनो एसिड है, क्या ये अल्फा एमिनो एसिड है सर। अल्फा ग्रुप से सर NH3 और COOH, तो बिल्कुल अल्फा एमिनो एसिड है सर। क्या ये हमारा बॉडी में सर सिंथाइट किया जाता है। अच्छा ये बेसिक अमीनो एसिड है, अरे हमको दिख भी रहा है। अरे यार NH2 देखो ना, दो ग्रुप हो गया। मैंने बोला था ना अगर NH2 एक से ज्यादा हो जाए तो बेसिक अमीनो एसिड। अब कोई बच्चा बोलेगा सर 2 NH2 2 COOH, तो वो हमारा न्यूट्रल फिर से हो जाएगा। नहीं समझ में आया। अगर मान लो COOH की संख्या बढ़ा तो एसिडिक, अगर मान लो हमारा NH2 की संख्या बढ़ा तो बेसिक, दोनों सेम अमाउंट में हो तो न्यूट्रल। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। आगे बढ़ सकते हैं सर। ये देखो टेबल मैंने आपको दिया, इसीलिए दिया है ये टेबल यहां पर कि भैया आप टेबल इंपॉर्टेंट है मुन्ना। इसके नीचे भी 3 स्ट्रक्चर बाकी है अभी, मोर 3 स्ट्रक्चर, 3 मोर स्ट्रक्चर नीचे दिया है, 3 मोर स्ट्रक्चर नीचे दिया है जो यहां पर आ नहीं पाया भैया। आप उसको याद कर लेना, टेबल इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार कह रहा हूं टेबल इंपॉर्टेंट है, आता है क्वेश्चन खासकर जेईई मेन में डिट्टो। Which of the following monosaccharides present in a 5-membered ring structure of फ्यूरेनोज। फ्यूरेनोज में कौन कौन सा प्रेजेंट होता है, देखो अगर मैं बात करूं फ्यूरेनोज, मैंने बोला था 5 कार्बन का रिंग, तो 5 कार्बन का रिंग, देखो ये 5 कार्बन का रिंग है। अरे पेंटा सुगर, तो देखो 5 कार्बन का रिंग राइबोज में होता है, डीऑक्सी DNA में होता है, राइबोज में प्रेजेंट होता है। उसके बाद फ्रक्टोज होता है 5 कार्बन का रिंग। अरे मैं बता रखा हूं, सुगर में फ्रक्टोज जो होता है 5 कार्बन का रिंग होता है, फ्यूरॉन से जब भी आएगा तो 5 कार्बन वाला रिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इन फाइब्रस प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड लिंकेज आर टुगेदर बाय, किस किस कारण। अरे भैया आपको पता होगा डाई सल्फाइड लिंकेज होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, डाई सल्फाइड लिंकेज और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। एनसीईआरटी का लाइन फॉस्फोरस फाइब्रस प्रोटीन, देखो मैंने अभी यहां पर बताया था ना फाइब्रस प्रोटीन, देखो इधर देखो फाइब्रस प्रोटीन, यहां पर ध्यान से देखो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, अरे इधर आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मैंने बोला इधर आ जाओ, ध्यान से समझो, इधर आ जाओ मुन्ना, ध्यान से समझो, इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ। हाइड्रोजन एंड आइफोज, मतलब हाइड्रोजन एंड, नहीं दिखा तुमको रे, अरे नहीं दिखा, कैसी बातें कर रहे हो रे, हट। अभी तक तुमको चमक जाना चाहिए, बोल देना चाहिए सर हाँ, क्या चमक बोल देना चाहिए सर हाँ, क्या हाँ सर। देखो यार यहाँ पर लिखा हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाई सल्फाइड होता है फाइब्रस प्रोटीन के बीच में, वहां पर वही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था। हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है और डाई सल्फाइड आ गया, सल्फर के बीच होता है, इसलिए वहां पर एक डाई सल्फाइड लिंकेज भी होता है। समझ में आया, फाइब्रस प्रोटीन के बीच में। कह रहा है विच ऑफ द प्यूरिन्स बेस, याद करो मैंने बोला था मुन्ना आएगा। प्यूरिन्स बेस जो होता है ना सर, ऊपर वाले जो दोनों होते हैं ये और ये जो हमारे होते हैं वो प्यूरिन्स बेस होते हैं। दूसरा होता है पिरीमिडिनेंस बेस, तो ये होता है, ये तीनों को बोलते हैं पिरीडिन्स बेस। सर क्या एनसीईआरटी में दिया, नहीं दिया, लेकिन जेई में क्वेश्चंस आया हुआ है। कहां क्वेश्चंस आया हुआ है, जेई में क्वेश्चंस आया हुआ है, जेई मेन में पीवाईक्यू में क्वेश्चंस आया हुआ है, तो आप इसको याद रखेंगे। प्यूरिन्स बेस पूछा गया, पिरीडिन्स बेस आपसे पूछेगा। 5 कार्बन का यहाँ रिंग था, इसको प्यूरिन्स बेस बोलते हैं। 6 कार्बन वाला आ जाएगा तो उसको पिरीडिन्स बेस बोलेंगे। तरीका मैंने याद रखना बता दिया। तो अब देख लो 5 कार्बन वाला कौन है, एडिनाइन है सर, एडिनाइन बिल्कुल आंसर है सर। एडिनाइन के अलावा सर कौन सा आ गया सर, ग्यूनाइन, एडिनाइन और ग्यूनाइन, 1 and 2 विल बी द आवर करेक्ट आंसर इज अ प्यूरिन्स बेस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज करेक्ट अबाउट एंजाइम। एंजाइम क्या होता है, एंजाइम तो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है। एंजाइम की कुछ कहानी मैंने यहां लिख दिया है, एंजाइम की कुछ कहानी यहां पर दिया हुआ है। और क्या होता है एंजाइम्स, क्या होता है मुन्ना, गौर से देखो एंजाइम्स क्या होता है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, मैंने बोला एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑफ द एंजाइम आर ग्लूबर प्रोटीन, यहां पर लिखा भी गया है।
लगभग लगभग जितने भी एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं मुन्ना, ग्लोबल प्रोटीन होते हैं। यहां पर प्यार से उन्होंने लिख भी दिया है, कोई डाउट आपको होना नहीं चाहिए। तो एंजाइम को ग्लोबल प्रोटीन भी बोलते हैं मुन्ना, तो एंजाइम आर प्रोटीन, बिल्कुल। और सर बायोकैटलिस्ट होता है, देखो ना, माल्टाज इज एग्जांपल ऑफ एंजाइम, जो कि हमारा माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ये एक एंजाइम की तरह काम करता है, बायोकैटलिस्ट की तरह काम करता है। समझ में आया, नेचर में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन मैचअप्स वाला आ गया। मैंने बोला था ना विटामिन ए, विटामिन बी1, विटामिन बी12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, इसका जो टेबल है उसको याद करना। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसके सीधे मैचअप्स आते हैं। और मैंने तो भैया देखो, मुझे अभी थोड़े बहुत याद थे, थोड़े याद नहीं थे, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली यहां पर लिख के आ गया कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की वजह से क्या होता है मुन्ना, जेरोफ्रेथिमेलिया होता है, बायोलॉजी वाला टर्म है भैया, बहुत डर लगता है, और नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ठीक है। उसी तरीके से विटामिन बी1 की कमी से क्या होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी नामक एक रोग होता है, आपको पता होगा। विटामिन बी12, तो विटामिन बी1 याद होता है। विटामिन बी12 की वजह से क्या होता है, पर नाइसिनियस एनीमिया होता है, ठीक है। ऐसे करके मैंने आपको यार ये आंसर है, आप यार यहां पर मैच कर लेना। विटामिन ए, डी, के आर वाटर फैट सोल्यूबल, रिमेनिंग आर वाटर सोल्यूबल, काम की बात जो मैंने था बता दिया। यहां पर आंसर है, आप टिक कर लेना। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसे स्टार बना लेता है, जेई में आएगा वही बच्चा कर पाएगा जो बायोमोलिक्यूल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल करके गया है, जिसको टेबल याद है, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अगला क्वेश्चन, इन्वर्टेज, माल्टेज, पेप्सिन, यूरेनेज, जाइमेज, ये क्या है, हमारा एंजाइम है। ये क्या है मुन्ना, एंजाइम है। एंजाइम का भी टेबल नहीं याद करना, बस और बस ये क्वेश्चन को याद कर लो। वो पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पल में दिया है ना, एनसीईआरटी में दिया ना, तो यही पूछेगा आपसे। ए का डी, देखो आपको क्या कह रहा है, पहले वाले का क्या दे रहा है, डी दे रहा है। कह रहा है इन्वर्टेज होता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद ए का डी दिया मुन्ना, दूसरे का दिया है सी, दूसरे का दिया हुआ है सी। क्या कर, माल्टेज हाइड्रोलाइसिस ऑफ माल्टोज टू ग्लूकोज, अभी दिखाया था, ग्लूकोज टू माल्टोज। देखो ना यार, माल्टोज को किसमें, ग्लूकोज में बदलता है, ठीक है, माल्टाज, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन करता है भैया हाइड्रोलाइसिस ऑफ मतलब प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। यूरेनीज क्या करता है, डिकम्पोजिशन ऑफ यूरिया एंड CO2 करता है, यूरिया को NH3 और CO2 में कन्वर्ट कर देता है। इंपॉर्टेंट, मैं फिर बोलूंगा, ये वाला यूरिनेज इंपॉर्टेंट है, वैसे नाम से स्पष्टता है। और इसका जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है यार, याद रखना। एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में डिटो आ सकता है। देखो असर्शन रीजन वाला 4-5 क्वेश्चन है, थोड़ा देर टाइम दे दो, पूरा कंप्लीट कर दूंगा और आपको पूरा बायोमोलिक्यूल कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, बार बार कह रहा हूं। अल्फा डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। देखो डेक्स्ट्रोरोटेटरी ये बताता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी ये बताता है, ठीक है। कह रहा है डी ग्लूकोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी नेचर। प्लस है तो क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जो माइनस होता है वो क्या बताता है, लिबोरेटेटरी। तो यहां प्लस है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी असर्शन तो सही बात है। रीजन कहता है डी रिप्रेजेंट द डेक्स्ट्रोरोटेटरी, नहीं भैया, रिप्रेजेंट क्या करता है, ये जो प्लस है ना, प्लस साइन रिप्रेजेंट, क्या बोला, प्लस साइन रिप्रेजेंट, प्लस साइन जो होता है ना मुन्ना, प्लस साइन जो था ना वो रिप्रेजेंट क्या करता था, डेक्स्ट्रोरोटेटरी। समझ में आया। तो असर्शन सही है बट रीजन हमारा क्या गलत है, आंसर थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज गलत। समझ में आया। डेक्स्ट्रोरोटेटरी रिवोरेटेटरी का प्लस माइनस से लेना देना है, डी और एल एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, राइट से लेफ्ट साइड बताता है। आगे बढ़ सकते हैं। कह रहा है विटामिन डी कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, ADE फैट सोल्यूबल, और फैट सोल्यूबल हमारे शरीर में होता है। हाँ यार, अरे मोटी चमड़ी, फैट सोल्यूबल। कह रहा है विटामिन डी जब फैट सोल्यूबल, सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट क्या उसका एक्सप्लेनेशन सही है, नहीं मुन्ना। अरे असर्शन सही है, ये हमारा फैट सोल्यूबल है, ADE फैट सोल्यूबल, विटामिन डी सोल्यूबल इन वाटर, विटामिन फैट सोल्यूबल होता है, बट एक्सप्लेनेशन सही है, नहीं मुन्ना, एक्सप्लेनेशन सही है, नहीं मुन्ना। आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या कह रहा है, बीटा डी, ये क्वेश्चन JAITS, क्या बोले, JAITS, जो बच्चा हमारा सेकंड दिया होगा सबको पता होगा ये क्वेश्चन आया था, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन माल्टोज। बीटा डी कैसे, देखो यार, यहां पर ये OH ऊपर की तरफ है, अरे यार OH ऊपर की तरफ था, वही इधर गया है। OH नीचे होता तो अल्फा डी, नहीं भैया, अगर आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर पता हो तो माल्टोज जो होता है ना मुन्ना, माल्टोज जो होता है ना, माल्टोज, क्या बोला, ऊपर जो लिखा है ना माल्टोज, माल्टोज में क्या होता है, दोनों माल्टोज में दो हमारा मोनोसैकेराइड्स होते हैं, हाइड्रोलाइसिस के बाद बनता है, दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज, क्या बोले, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, दो अल्फा डी ग्लूकोज को जब मिलाते हो तो हमारा माल्टेज फॉर्मेशन करता है। तो ये कह रहा है बीटा डी ग्लूकोज मिलता है। असर्शन हमारा क्या हो गया मुन्ना, गलत हो गया, असर्शन तो गलत हो गया। माल्टोज इज अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज यूनिट, C1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज विद C4 यूनिट ऑफ, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब आप इसका यूनिट मैंने आपको दिखाया C1 C4 कैसे होता है, अब आपको समझ में आ गया। असर्शन गलत है, रीजन सही है, कहीं पर आंसर है, बिल्कुल थर्ड विल बी करेक्ट आंसर, मैंने बता दिया। माल्टोज, लैक्टोज, लैक्टोज में ग्लाइक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, सेल्यूलोज, उसके बाद फ्यूरिनोज, ग्लूकोज, बस इतना ही, और उसके बाद स्टार्च, बस इतना कर लो। एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन होता है, एमाइलोज, एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बता दिया, उसके बाहर ज्यादा कुछ नहीं आएगा आपको कार्बोहाइड्रेट सिलेबस में। कह रहा है ऑल
नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड एक्सेप्ट ग्लाइसिन आर ऑप्टिकली एक्टिव, सही बात है। एलाइनिन में ये बिल्कुल सही बात है, सही लिखा हुआ है, आप जानते हो कि मोस्ट, देखो यहां पर आपको मैंने लाइन भी दे दिया, किसका, एनसीईआरटी का आपको लाइन भी दे दिया ताकि आपको फील हो जाए। एक्सेप्ट ग्लाइसिन ऑल द नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, बिल्कुल सही बात है मुन्ना कह रहा है। और मोस्ट ऑफ द नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड क्या होता है, अच्छा जिस तरीका से डीएल हम क्या किसके लिए, OH के लिए किए थे, उसी तरीका से डीएल कर सकते हैं NH2 के करस्पॉन्डिंग। अगर NH2 लेफ्ट साइड की तरफ हो तो हम क्या बोल देंगे उसको L, अगर राइट साइड की तरफ हो तो उसको हम बोल देंगे D। NH2 और CH3 के केस में भी कर सकते हो, तो घबराने वाली बात नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट क्या उसका लेना देना है, नहीं लेना देना है, तो एक्सप्लेनेशन नहीं सही कर रहा है, आंसर विल बी फर्स्ट, 63 का फर्स्ट। कोई डाउट, कोई दिक्कत वाली बात, आगे बढ़ सकते हैं। सॉरी 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 सॉरी, मोस्ट ऑफ द अल्फा एमिनो एल कॉन्फ़िगरेशन, देखो डीएल कॉन्फ़िगरेशन है ऑप्टिकली एक्टिव, बिल्कुल सही बात है, मतलब असर्शन और रीजन बहुत सही है, और एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है, पहला एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है। इसके अलावा अभी मैंने ये वाला किया था ना, विटामिन डी जब फैट सोल्यूबल है, इसीलिए उसको हमारा बॉडी में स्टोर करता है, इसका रीजन भी सही था, ठीक है, रीजन भी सही था ये यार, फैट सोल्यूबल है इसीलिए हमारे बॉडी में स्टोर होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, एक्सप्लेनेशन भी किया हूं, ठीक है। अगर मैं कुछ गलत बोल दिया इसीलिए मैंने वापस आके कर दिया आपको सोल्यूशन। कह रहा है डिऑक्सीराइबोज इज अ कार्बोहाइड्रेट नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, जरा हम लिख के देखते हैं, जरा हम लिख के देखते हैं, देखो क्या होता है कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट ऑफ कार्बन, COH2 हो फॉर्म में होता है। अगर हम यहां पर लिख दे CH2O होल 5, अगर 5 रख दे तो ये क्या बन जाएगा मुन्ना, ये बन जाएगा C5H10O5, यही लिखा हुआ है C5H10O4, C5H10O4, O4 इज नॉट अ कार्बोसैकेराइड, सही बात है, सही बात है। डिऑक्सीराइबोज इज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये सही बात है। असर्शन हमारा सही बात, अगर यहां पर 5 लिखा होता ना तब हमारा ये कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, नॉट कार्बोहाइड्रेट भाई, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन सो दैट विच कंटेनिंग, नहीं भैया कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो होता है, बट ऑल आर कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते, अब ये डिफिनीशन गलत हो चुका है, तो हमारा रीजन तो गलत है। असर्शन 64 का क्या असर्शन सही है, 64 का क्या असर्शन सही है, कह रहा है डिऑक्सीराइबोज नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, डिऑक्सी नॉट अ कार्बोहाइड्रेट, ये कार्बोहाइड्रेट है भैया, इसको कहना चाह रहा है कि ये कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट है बट फॉर्मूला पे फिट नहीं हो रहा है, ये फॉर्मूला पे फिट नहीं हो रहा है, बट फिर भी क्या है हमारा कार्बोहाइड्रेट है, ये हमारा क्या है नॉट कार्बोहाइड्रेट, ये तो कार्बोहाइड्रेट है ही C4H, अरे समझो ये जो है ना, ये देखो कार्बोहाइड्रेट में क्या हुआ था, स्टार्टिंग की कहानी समझो, बोला जो CSHY इस फॉर्मूला पे फिट हो तो उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट, बाद में देखा गया यार कुछ कंपाउंड फॉर्मूला पे फिट नहीं हो रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, जैसे देखो C5H10O, ये हमारा फॉर्मूला पे फिट नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, तो हमारा असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, कह रहा है नॉट ए कार्बोहाइड्रेट, गलत स्टेटमेंट है, तो असर्शन एंड रीजन बोथ के दोनों गलत हो गए, आंसर सेकंड पार्ट समझ में आया। ये फॉर्मूला पे फिट नहीं हो रहा है फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, कह रहा है अगर CSH2O होल 5 अगर हाइड्रेट ऑफ कार्बन तो कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, नहीं उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, ग्लाइसिन मस्ट टेकन थ्रू डाइट, अरे भैया कैसी बातें कर रहा है, ग्लाइसिन को एमिनो एसिड को क्यों ही लेंगे, कह रहा है करेक्ट असर्शन, कह रहा है ग्लाइसिन मस्ट नॉट बी टेकन थ्रू डाइट बिकॉज इट इज सिंथेसाइज्ड आवर बॉडी। देखो एक होता है एसेंशियल एसिड, एक होता है नॉन एसेंशियल एसिड। एसेंशियल एसिड वो होता है जो हमको बाहर से लेना पड़ता है, नॉन एसेंशियल वो होता है एमिनो एसिड जो हमको बाहर से हमारे बॉडी में खुद प्रिपेयर होता है, ये हमारा बॉडी में होता है, इसको हम एसेंशियल एसिड होता है, एसेंशियल एमिनो एसिड, तो ये हमारा बॉडी में अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ता है, इट इज एसेंशियल एमिनो एसिड। एसेंशियल एमिनो एसिड नहीं है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड हमारे बॉडी में खुद क्रिएट किया जाता है, बाहर से लेने की जरूरत नहीं होती है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन क्या हो गया भैया, रॉन्ग स्टेटमेंट आ गया, आंसर सेकंड विल बी करेक्ट। समझ में आया, समझ में आया, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ। लास्ट क्वेश्चन, इन प्रेजेंट ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कैन बी अटैक्ड बाय द रिएजेंट इफेक्टिवली, बिल्कुल सही बात है, आप लोग पढ़े होंगे कई बार चैप्टर में, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम होल्ड द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल इन द सुटेबल पोजीशन, सही बात है, आप अगर पढ़ोगे ना बाई मॉलिक्यूल में इसका पूरा थ्योरी लिखा हुआ है, असर्शन भी सही है, रीजन भी उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है। इसी के साथ मुन्ना जितना क्वेश्चन था मैंने कोशिश की अपनी तरीका से पूरा डिटेल तरीका से आपको बताऊं और हर एक चीज दे सकूं, बस अब आपके बाद क्या करना है, अगर ये अच्छा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा, एक गुजारिश है, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर सबसे कर देना, क्योंकि बाय मॉलिक्यूल जितना शिद्दत से मैंने किया है, इसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर लेना है, एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, जेईई मेन के लिए, नीट के लिए, सीयूईटी के लिए, जो भी बच्चे हैं सिर्फ और सिर्फ एक बार बस एनसीईआरटी रीड कर लो, बस रीड कर लो, जितना क्वेश्चन लगाए इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर बार बार कह रहा हूं, कमेंट करके बताओ कैसा लगा, शेयर जरूर करना यार अपने दोस्तों के बीच, और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप क्या कर लो, ज्वाइन टेलीग्राम
ज्वाइन टेलीग्राम कर लो, जहां पे आपको ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप मेरे को बता देना, अगर नहीं मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। उम्मीद करते हैं विद इन द टाइम, मैं कोशिश किया, 1 घंटा से थोड़ा सा लंबा बना, बट पूरा डिटेल तरीका से मैंने हर एक चीज बताया। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड क्या होते हैं, अल्फा अमीनो एसिड कैसे बोलेंगे, एसिडिक नेचर कैसे पता चलेगा अल्फा अमीनो एसिड में, एसेंशियल एसिड क्या होता है, नॉन एसेंशियल एसिड क्या होता है, फाइब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, ग्लोबल प्रोटीन क्या होते हैं, उसके बाद डीएनए आरएनए में क्या पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, फास्फोरस लिंकेज क्या होता है, हर एक चीज कोशिश किया हूं आपको एक्सप्लेन करने का। अगर आपको कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सीरीज हमारा कंप्लीट किया, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, आपने पूरा प्यार दिखाया। पूरे सीरीज में आज लास्ट लेक्चर था, कंप्लीट किया। अगला किस चीज पे आपको टॉपिक चाहिए, किस चीज पे वीडियो चाहिए, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। आपको क्या पीवाईक्यू का सेशन करना है, आपको क्या मोस्ट इंपोर्टेंट पीवाईक्यू लेके आना है, आपको किसी चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाना है, जो भी कुछ चाहिए, ये शरीर, ये तन मन धन आपके लिए समर्पित है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जी जान लगा रहा हूं। आप बस मेहनत करते रहिए, जब तक आपका सिलेक्शन होगा नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। लगे रहेंगे, डटे रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, जब तक आईआईटी एनआईटी का द्वार पे जा नहीं जाते हैं, अंदर घुस नहीं जाते हैं, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मस्ट देखते रहिए, शेयर जरूर से कीजिएगा, शेयर करने से मुझे अच्छा लगता है। और अच्छे कंटेंट अगर सही लोगों के पास पहुंचता है तो पढ़ने वाले बच्चों, किसी के पास हो सकता है गांव का बच्चा जिसको ये लेक्चर मिले तो उसको बहुत अच्छा फील करे। और हमारा जो लैंग्वेज है इंग्लिश लैंग्वेज है, तो पढ़ने में भी बहुत सारे बच्चों के लिए आसान होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इसी तरीका से प्यार दिखाते रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों, परिवार वाले, घर वाले, जो भी बच्चे नीट जेई केमिस्ट्री मतलब जीत शशि चैनल, इस बात का आप आने वाले 2 महीने 3 महीने में, अभी आपको भरोसा हो गया है, आने वाले दिनों में और इस बात का 100% मैं प्रूफ दे रहा हूँ। तो चैनल पे सब्सक्राइब करके रहिए, आपको आने वाले दिनों में बहुत सारे कुछ मिलेगा, अमेजिंग सरप्राइजेज, गिफ्ट मिल रहे होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू मेरे दोस्त। मिलते हैं किसी अगले सीरीज में, तब तक के लिए अपना, परिवार वालों का ख्याल रखिए, मस्त तरीका से पढ़ते रहिए। बाय बाय, लव यू मेरे दोस्त।